आज हम भृगु नाड़ी ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ये चीज जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उन्होंने की है, लेकिन इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा इन चीजों में एडिशन किया, तो मैं इस चीज को दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के कारक तत्वों पर, सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स। भृगु नंदी नाड़ी में जो सबसे बेसिक पिलर है इस जो पद्धति का, वो सिर्फ और सिर्फ कारक तत्व है। अगर आपने कारक तत्वों पर महारत हासिल कर ली, मतलब अगर आपको समझ आने लगे, कारक तत्व फील होने लगे कि हाँ इस चीज का कारक तत्व कुछ इस तरीके से देखा जाता है और ये आएगा, तो समझ लेना मोर देन 70% वर्क इज डन। बाकी सिर्फ प्रिंसिपल्स और सिद्धांत रह जाएंगे, सिंपल टेक्निक्स रह जाएंगे। कारक तत्व इज द मोस्ट मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी लोग अलग अलग पद्धतियां पढ़ते हैं, जेमिनी, पराशरी, वास्तु में भी आपको ना देखने को मिलेगा कि हर पद्धति में ना कभी कभी किसी चीज, पर्टिकुलर चीज को लेकर ना कारक बदल जाते हैं। किसी पद्धति में मरकरी किसी और चीज को सिग्निफाई करता है, किसी और में किसी और को करता है। दोनों ही चीजें सही हैं। आप कहेंगे दोनों कैसे सही हो सकती हैं? दोनों इसीलिए सही हो सकती हैं क्योंकि दोनों पद्धतियों का सिस्टम भी अलग होता है। जो रूल्स वहां अप्लाई होते हैं, जिस तरीके से वो चीज चलती है, वैसे यहाँ पर नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप जितनी पद्धतियां जो भी प्रैक्टिस करो, तो आप वो पॉइंट ढूंढो जहां पे ज्यादातर पद्धतियां मिल रही हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सभी एक चीज पर सहमत होती है, तो वो पॉइंट उठा लो, वो बहुत बढ़िया रहता है। कारक तत्वों में भी ऐसा ही। एक बात याद रखना सदैव, बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये, कि होता क्या है कि काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे इसका कारक तत्व समझ नहीं आ रहा, या हम खुद से कैसे फाइंड आउट करें कि हम जिस चीज को कारक तत्व इसका मान रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके दो फॉर्मूलाज हैं क्रॉस चेक करने के लिए। पहला फॉर्मूला ये है कि आपको 9 के 9 ग्रहों का जो बेसिक कारक तत्व है, यानी जो बेसिक उसके उसके फंडामेंटल्स हैं, बेसिक सिग्निफिकेशन है, वो समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आप उस बेसिक कारक तत्व से बाकी के कारक तत्वों को लिंक करके, रिलेट करके बहुत इजीली उस चीज को समझ सकते हो। फिर आपको पता चल जाएगा हाँ ये उससे लिंक हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा है। नंबर टू, कभी भी एक एंगल से एक एंगल से कारक तत्व एक जैसे नहीं होते। अब ये जो नंबर टू वाला पॉइंट है, ये आपको लास्ट में समझ आएगा इस क्लास के मैंने क्या कहना चाहा। मतलब हो सकता है कि आपके लिए कोई पर्सन कोई एक कारक तत्व हो, लेकिन वो सेम पर्सन किसी और के लिए कुछ अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द कारक ऑफ फादर? सन। ठीक है। हु इज द कारक ऑफ सेल्फ? अपने आप में जुपिटर। जब आप फादर को देखोगे तो आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो सन है, सूर्य है। पर वो अपने आप में वो जुपिटर भी है। पर जब बात मतलब जो सेंटर पॉइंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग कारक तत्व रोटेट हो जाएंगे, रोटेट हो जाने। पुराने टाइम में मोबाइल वो आते थे ना, टेलीफोन लैंडलाइन, इसमें उंगली डालते थे, पूरा का पूरा घुमाना पड़ता था नंबर, वो फिर एक नंबर डायल होता था, तो उसको हमने सेंटर मान के उसको घुमाया जाता था। तो इसीलिए जब आप किसी का वास्तु करने जाते हो, जब आप किसी की कुंडली देखते हो, तो ये सबसे पहले डिसाइड करो विच हम सेंटर किसको मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कारक तत्व बदल जाएंगे। नाउ विच प्लैनेट इज द कारक ऑफ सेंटर? अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य से। सेंटर ऑफ एनीथिंग इज सन, सूर्य। कोर ऑफ एनीथिंग, कोर हम बोलते हैं ना भी, इसका कोर फंडामेंटल क्या है? अब जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बिल्कुल सेंटर में कौन? सन। अगर सोलर सिस्टम की अगर आप बनावट देखो और एक एटम की बनावट देखो साइंटिफिकली, एटम सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके चक्कर लगा रहे होंगे। उस न्यूक्लियस का भी कारक जो है वो सूर्य है, यानी कि वो पॉइंट जिसके चारों ओर सभी घूम रहे हैं वो सूर्य है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द कोर ऑफ एनीथिंग। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप चीजों को समझिए। कोर ऑफ एनीथिंग इज सन। हेड ऑफ एनीथिंग इज सन। हेड मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्टाफ, हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो व्यक्ति सूर्य है। ऑर्गेनाइजेशन सूर्य नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जो उसको चला रहा है, यानी कि गवर्निंग मैन या गवर्निंग एक अथॉरिटी इज सन, जो गवर्न कर रहा है। अब गवर्न कौन करता है? किंग करता है एक एक राज्य को। राज्य किंग नहीं है, राज्य से किंग है, किंग से राज्य नहीं। देश से प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से देश नहीं। तो राजा इज सन, इसीलिए राजा किंग। क्यों? ऑर्गेनाइजर, अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव फिगर, जिसके पास अथॉरिटी,
और फैमिली, झुंड। अब जैसे जंगल में क्या होता है, नेचर में झुंड होते हैं जानवरों के, अलग अलग अलग। तो वो जो झुंड है, वो ग्रुप है, जो साथ में रह रहा है, वो क्या है, वो फैमिली है। तो फैमिली का कारक भी सूर्य है। जैसे एक सोलर सिस्टम है हमारा, पूरी एक फैमिली, एक सूर्य है, पूरा का पूरा उसके परिवार है, पूरे के पूरे ग्रह उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, और भी चीजें चक्कर काट रही हैं, सब हर कोई किसी ना किसी का चक्कर ही काट रहा है। कोई दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कोई प्लेनेट के चक्कर काट रहे हैं, हम मंदिर के भी चक्कर काटते हैं। तो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग। तो फैमिली का कारक है सूर्य। और सूर्य कारक है रिकॉग्निशन का, पहचान, एक पहचान बनानी। लोग जान गए, लोग, मतलब इसको क्या बोलते हैं आम भाषा में, फेम। अब रिस्पेक्ट का सूर्य से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सेल्फ एस्टीम जरूर सूर्य है, सेल्फ एस्टीम। और अगर वो नेगेटिव में चली जाए, नेगेटिव सन हो, तो वो एक सेल्फ ईगो के रूप में भी आ सकती है, बट सेल्फ एस्टीम इज सन। रिकॉग्निशन, जान जाना, चमक जाना। अब वो जो इंसान चमका है, अब वो फेम से चमका है या डीफेम से चमका है, लेकिन वो चमका है। फेम एंड डिफेमेशन बोथ आर सूर्य। मान सम्मान, एक होती है मान सम्मान, जिसको हम बोलते हैं कि भी हाँ कोई एक तरीके से ये फेमस इंसान है, इसको वो। एक होती है वैल्यू देना। दोनों में थोड़ा सा हल्की सी एक भिन्नता है। वैल्यू सन नहीं है, प्रतिष्ठा सन है, बिल्कुल ठीक। जान जाना सूर्य है। भाई उस इंसान ने कहीं बहुत अच्छा कोई काम किया, उसमें उसको लोगों में नेम फेम मिला, इज्जत भी मिली, वैल्यू भी बनी, उसको भी नाम मिला, वो सूर्य ने काम किया। एक इंसान ने हथियार उठा लिए, आम लोगों को मार दिया, उसका नाम हो गया वो, पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक डिफरेंट पॉइंट है, पर उसका नेम हुआ। नेम एंड फेम एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी है, और ओसामा बिन लादेन का भी है। पर लोग किसकी वैल्यू करते हैं, किसकी इज्जत करते हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। तो चमक जाना, जान जाना, लोगों की नजरों में आ जाना सूर्य है। सूर्य कारक है चमक का। चमक यानी कि ग्लो, तेज। जैसे किसी के चेहरे पे ग्लो आता है, तो अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, उसकी फायदा नहीं है। सूर्य को ठीक करो, ग्लो आएगा। वो कैसे ठीक होगा, धीरे धीरे पता चलेगा कैसे। अगर आप किसी घर की तरफ देख रहे हो, आपको लग रहा है भी इस घर के अंदर एक तेज वाइब्रेंस देखने को मिलती है। आप जब मोबाइल में फोटो कभी कभी एडिट करते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है वाइब्रेंस, घटाना बढ़ाना। वो वाइब्रेंस जो है वो सूर्य है। शेडो वो राहु है। तो वो तेज निकल के मतलब वास्तु के अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप किसी घर को देख रहे हो, उसमें से आपको तेज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये अलग ही ग्लो करता है, भी अलग ये घर, तो आप समझ जाइए उस घर का सूर्य बहुत अच्छा है। सन एलिमेंट जो है, सन प्लैनेट जो है उसका, वो बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। डिग्निटी सूर्य है। कीर्ति, कीर्ति सन है। प्रमोशन का कारक, पद उन्नति, यानी कि कोई स्टेटस बदल जाना, ऊपर की तरफ जाना, या अलग स्टेटस में, एक स्टेटस का कारक जो है वो सन है। स्टेटस सिंबल भी बोल सकते हो, सन है द सिंबल ऑफ स्टेटस। और फादर एंड सन, यानी कि आप और आपके फादर, आपके जो फादर है वो आपके लिए सूर्य है, लेकिन आपका जो बेटा है, मेल चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड, दैट इज आल्सो सन। लॉजिकली देखा जाए तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ सन। हमारे एटम्स के अंदर भी सूर्य के एटम्स मौजूद हैं। हम जो है वो इस धरती से बने, हम बोलते हैं हम इस मिट्टी से बने, इस मिट्टी में चले जाएंगे। देखा जाए तो हाँ, हम इस मिट्टी, इस धरती से ही निकले हैं और वही है। और ये धरती कहां से निकली, वो सन में से निकली। तो इनडायरेक्टली सूर्य जो है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का हमारा परम पिता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं जो अभी तक चलती आ रही है या जो लुप्त भी हो गई, उन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो सभी आपको सूर्य की उपासना करते हुए मिलेंगे। चाहे वो इजिप्शियंस हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो माया हो, आपको सूर्य को पूजते हुए मिलेंगे। सूर्य की एनर्जी जो है, उसी के कारण जो जीवन जो है वो चल रहा है।
बोलते हैं ना साइंटिफिक इफेक्ट्स आते हैं कि भी अगर सूर्य खत्म हो जाए तो इतने सेकंड के अंदर जीवन खत्म हो जाएगा। सेकंड्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हो जरूर सकता है। अभी यहाँ पे जैसे 36 लोग जो है वो मौजूद है। अभी आपसे एक बात पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स में लिखना, सिर्फ वही लोग लिखना जिसका आंसर हाँ में आए। 36 में से आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका जन्म सनसेट के बाद या सनराइज से पहले हुआ है? मतलब मान लो 7 बजे सनसेट हो जाता है, लेकिन वो रोशनी रहती है, आप उसमें ही सनसेट के बाद या सनसेट सनराइज से पहले, मतलब जब सूर्य नहीं, हाथ खड़ा करने की वो नहीं है, आप चैट में लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ 36 में से कितने लोग आते हैं। सनराइज मतलब जब सूर्य जो था वो आसमान में नहीं था। तकरीबन 20 लोगों के आसपास अभी मुझे लगता है मैसेज आया होगा। आप ये पाएंगे दुनिया में ना एक रेशो, भाई या तो दिन में पैदा होंगे या रात को, भाई रेशो कैसे आनी चाहिए, 1/1 आनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग आपको तब पैदा होते हुए दिखाई देंगे या तो सनसेट के बाद या सनराइज से पहले, ज्यादातर, मतलब ज्यादातर से मैं कहूँ 50% से भी ज्यादा। इसके पीछे एक स्पिरिचुअल कारण भी है, वो एक अलग विषय है। सन जो है उसी के कारण जीवन जो है वो चल रहा है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी में लोग इस प्लेनेट को ना थोड़ा सा ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि उनका फोकस सैटर्न, वीनस, केतु, राहु इन पे होता है, ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा को देखते, सूर्य को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके चार्ट के अंदर सन बैलेंस्ड रहे, सन एंड मून ये दो प्लेनेट जो है वो जहां पर भी प्लेस्ड है वो बैलेंस्ड रहे, तो आपका बहुत हद तक लाइफ जो है वो बैलेंस रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब और क्या है? सन सन आपकी राइट आई का कारक है, आंख, राइट आई, लेफ्ट, राइट साइड वाली। लेफ्ट का मून है, राइट का सन है। तो जिन जिन लोगों के चार्ट में अगर आपको सन जो है वो थोड़ा पीड़ित दिखाई देगा, मतलब वो 6th लॉर्ड उसको देख रहा है, 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, 12th लॉर्ड भी वैसा, अगर वैसे देखोगे तो आपको ना वो देखेगा उस आदमी को ना राइट आई की जो विजन है आपको उसकी कम दिखाई देगी। राइट आई जो है थोड़ी कम दिखाई देगी, उससे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी उसको। और आपकी बॉडी में तो वो राइट आई का कारक है, लेकिन घर में जो राइट विंडो है आपकी, जहां आपका मेन गेट है, उसका राइट वाला पोर्शन है, दैट इज आल्सो सूर्य। और अगर वहां पे कोई वास्तु दोष है सन साइड में, जो घर का जो सूर्य वाला इलाका है, राइट साइड वाला सूर्य है, लेफ्ट साइड वाला मून है, अगर आप घर के अंदर खड़े हो और बाहर की तरफ देख रहे हो, तो उसके मुताबिक जो राइट साइड वाला पोर्शन है इज डिनोट बाय सन, वहां पे मान लो कोई बिजली का कोई पोल है, तो विच प्लेनेट इज इलेक्ट्रिसिटी पावर? मार्स। कॉम्बिनेशन बना सन मार्स। तो सूर्य कौन है? फादर है एंड सन है। फादर के ऊपर लोन भी हो सकता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है फादर जो है वो आर्मी में हो या पुलिस में हो। सन मार्स। चलो वापिस आते हैं। अथॉरिटेटिव फिगर एंड गवर्नमेंट अफेयर्स आर सन, सूर्य। सेंटर गवर्नमेंट इज सन, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सन, स्टेट गवर्नमेंट इज मून फॉर सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मून है, वो खुद अपने आप में उसमें सन है। गवर्नमेंट अफेयर्स, वाई? मून इज क्वीन, सन इज किंग। हु इज द किंग? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी क्वीन कौन? पुराने टाइम में राजा जो थे वो 40-40 रानियां रखते थे, इस बार उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बहुत बड़ा मिथ मैं आपका बस्ट करने जा रहा हूं, और आपको लास्ट में इसकी पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है। और ये आज तक बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको डिस्कस किया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज सूर्य, ये सब जानते हैं, पर गवर्नमेंट इज नॉट सन। अभी वो कौन सा प्लेनेट है और क्यों है वो आप खुद बताएंगे। नहीं है, मार्स नहीं है। अब अभी गैस मत करो, कोई भी गलत गलत गैस कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, गैस करने की जरूरत नहीं है।
क्या राजा और राज्य एक ही व्यक्ति है? नहीं। राज्य से राजा है, राजा से राज्य नहीं है। अगर राजा नहीं रहता किसी वजह से तो क्या राज्य खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर भी वही है। लेकिन सूर्य भी वो है, उस क्या बोलते हैं उसको, थ्रोन, एक सिंहासन पर बैठने वाला सूर्य है। नहीं, गैस मत करो, कोई फायदा नहीं है, अभी तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा वो कौन सा प्लेनेट है और कैसे काम वो चीज करेगी। राहु तो भ्रम है, राहु कैसे वो हो सकता है? राहु तो मीडिया हो सकती है। ठीक है, चलो अभी 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 यहाँ पे अभी जोर मत डालो, मैं बताता हूँ और क्यों है वो भी विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सन गवर्नमेंट अफेयर्स है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स या कोई अथॉरिटेटिव फिगर, वो सूर्य है, बिल्कुल सूर्य है। गवर्नमेंट सूर्य है। क्या गवर्नमेंट कोई व्यक्ति है? क्या सरकार कोई व्यक्ति है? नहीं, सरकार कोई व्यक्ति नहीं, सरकार एक सोच है। मतलब अगर घर के अंदर हम बैठे हैं, अगर कोई इंसान अनएथिकल कार्य कर रहा है, अरे सरकार पकड़ लेगी, क्या सरकार वहां मौजूद है? नहीं, लेकिन फिर भी उसको मालूम है सरकार पकड़ लेगी। चलो कौन सा प्लेनेट है बताएंगे। अब चलते हैं आगे चंद्रमा पे। जब भी चंद्रमा पिक्चर में आए सबसे पहला प्लेनेट आना चाहिए आपके मन के अंदर, क्या? चेंज, बदलाव। मून इज द प्लेनेट ऑफ चेंज, बदलाव, बदल जाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो सिग्निफिकेशन है मून का, दैट इज मन, सबकॉन्शियस माइंड। वो माइंड जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस इज मरकरी, सब कॉन्शियस इज चंद्रमा। यानी कि ये एक प्लेनेट इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकता है, कहीं पे भी। सक्सेस और डिमोशन दोनों चीजों का कारक, मतलब कारक नहीं, बड़ा मेजर रोल प्ले यही करता है। मतलब इंसान हारता तो है तो यहीं से हारता है, मन से हार गया तो हार गए, मन से जीत गए तो हर सब कुछ। ये सुना ही आपने बात, ठीक है, लेकिन कैसे? अगर ये इंसान यहाँ से खराब है, यहाँ से हार गया, फिर उसके पास सब कुछ ही क्यों ना हो, अच्छी वेल्थ हो, अच्छी कंफर्ट हो, सब कुछ, वो फिर भी इंसान परेशान रहता है। मतलब उसका मून डैमेज है। आपको उसके मून पे काम करना पड़ेगा, बाकी चीजें छोड़। और कितने लोग ये समझते हैं कि ये जानते हैं, मेडिकल साइंस में भी, डॉक्टर्स भी होंगे, कोई मेडिकल लाइन में भी होगा, कि सबसे ज्यादा इंसान की जो बीमारियों की जड़ रहती है वो मन ही होता है। मतलब अगर मन को ट्रीट कर दिया जाए, बीमारियां जो है वो सबसे ज्यादा जो ट्रिगर होती है वो मन में होती है। मतलब मन से अगर वो चीज ठीक हो, जो बाकी की जो बाहर की चीजें वो भी धीरे 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 उस अकॉर्डिंग ठीक होने शुरू हो जाती है। मतलब अगर किसी को विश्वास दिला दिया जाए कि तुम बीमार हो, वो सच में बीमार होना शुरू हो जाए। और अगर किसी बीमार को भी विश्वास दिला दो कुछ नहीं है, खा ले, दिक्कत सही हो जाएगी, बिल्कुल, चाहे वो खाली गोली, प्लेसिबो काम करेगा। ब्यूटीफुली वर्क फॉर मून, राहु, जुपिटर, प्लेसिबो इफेक्ट। तीसरा सबसे मेजर कारक कौन है चंद्रमा का? इमोशंस, फीलिंग्स। मतलब आप देखना चाहते हो किसी का मून अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, छोड़ दो वो उच्च का या नीच का है, जुपिटर के साथ है, सैटर्न के साथ है, मार्स के साथ है, नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। उसके क्रियामान कर्मों से देखो कि चंद्रमा उसका अच्छा है या बुरा। क्या क्या वो दूसरों के इमोशंस की परवाह कर रहा है? मून ठीक है। चाहे कुछ भी ऐसा काम कर रहा है दूसरे को लगी जाए बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मून खराब है, मून पीड़ित है। लेकिन अगर एक सर्जन है, उसको परवाह नहीं है कि मैं जो कट लगा रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उसको दर्द होगा ही नहीं, उसकी इंटेंट क्या है? ठीक करना है, उसका मन जो है वो कठोर है, वहां चीजें डिफर हो जाती। लेकिन एक लेमैन के लिए अगर हम देखें, उसको परवाह नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जिससे उसको मालूम भी है कि इससे दूसरे के इमोशंस, फीलिंग जो है वो हर्ट हो सकती है, चंद्रमा इज वर्किंग बैडली, खराब है। छोड़ दो उच्च का है, नवांश में कहाँ है, वो सब एक तरफ, कर्म एक तरफ। और फिर जब दशा आएगी उसकी, फिर वो रोएगा। दूसरी चीज, मून कारक है नर्चरिंग का। नर्चरिंग, नर्चर करना, कौन करता है नर्चर? मदर। मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मदर, माँ। चंद्रमा कारक है मूवमेंट का, लॉजिस्टिक्स का, जो लोग लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, दैट इज वर्क ऑफ मून। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रमा कारक है फूड का, खाने का, खाना, पानी, लिक्विड, फूड, किसी भी तरीके का जो आप खा रहे हो, फूड है। चंद्रमा कौन से साइन में जाके उच्च का होता है? टॉरस में। सेकंड हाउस, विच हाउस इज फूड? सेकंड हाउस। चंद्रमा कारक है
मदर एंड मदर इन लॉ आफ्टर मैरिज बोथ। चंद्रमा कारक है आर्ट का, कला। आप कहेंगे कि भी आर्ट तो वीनस होना चाहिए, ये पेंटिंग है ये तो वीनस होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक बार जरा समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी भी प्लेनेट के कारक तत्व को डिकोड कर सकते हो, आपको पहले समझ आनी चाहिए आर्ट कला क्या है। जब आप एक पेंटिंग बनाते हो, जब आप एक पेंटिंग बनाते हो तो सबसे पहले वो पेंटिंग कहाँ बनती है, वो कला कहाँ आती है? मन में। ये कुछ ऐसा बनाना है। आप एक धुन बनाते हो, अगर आप म्यूजिशियन हो, वो कहाँ आएगा? मन में। कुछ ऐसा। उसके अंदर क्रिएटिविटी लानी मत करिए, लेकिन मन के अंदर वो थॉट आना, वो थॉट का जो कारक है वो मून है, चंद्रमा। इसके अंदर भी माँ है। जैसे सन कारक था आपके फर्स्ट मेल चाइल्ड का, ठीक वैसे ही मून कारक है आपकी फर्स्ट फीमेल चाइल्ड का, एल्डर डॉटर। चंद्रमा कारक है फ्लो का, फ्लो, चाहे वो फ्लोइंग लिक्विड हो, कुछ भी फ्लो हो रहा हो, चंद्रमा उसका कारक है। चंद्रमा कारक है फ्लेक्सिबिलिटी का। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होता है? लिक्विड, पानी। जिस बर्तन में डालो ठीक वैसा ही शेप ले लेगा, कोऑपरेट कर लेगा। मून कारक है आपकी लेफ्ट आई का, जैसे सन कारक था आपकी राइट आई, वो लेफ्ट का। इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, मून, चंद्रमा। टूरिस्ट, टूरिज्म, मून। यानी कि टूरिस्ट भी, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट में है वो। और टूरिज्म से जो कोई काम लेते हैं, कैसा वर्क फील्ड होना चाहिए, वो भी चंद्रमा से टूरिज्म वाला आ जाए। दूसरा है सुपरसोनिक, फास्टनेस, तेज, मतलब तेजी का कारक, स्पीड का कारक। तेज ने मतलब एक तरीके से जो स्पीड है किसी भी चीज की, सुपरसोनिक स्पीड होना, कुछ भी तेज होना वो। क्यों? क्योंकि सबसे तेज कौन है? सबसे तेज मन है। मतलब अगर आपको, चलो रोशनी को भी सूर्य से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं साइंटिफिकली, लेकिन आप बिना किसी वक्त को जाया करे प्लूटो तक के बारे में सोच सकते हो। प्लूटो छोड़ो, कहीं पे भी पहुंच सकते हो मन की, उससे क्या बोलते थे हनुमान जी, मन की गति से उड़ते थे या वो पहुंच जाते थे मन की गति से। परशुराम जी जो है वो मन की गति से चलते थे। यानी कि सबसे तेज कौन? मन। जो साइंटिस्ट होते हैं, सबसे पहले अगर वो किसी थॉट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले उनका मन वहां पहुंच जाता है, कुछ ऐसा। अब चाहे वो आर्ट है कह लो, उसको आर्ट कह लो, चाहे मन की थॉट की पावर कह लो, कुछ भी कह लो। अब एक और चीज बताता हूं आपको अच्छी, चंद्रमा के बारे में। मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मैग्नेट। अब वो उस मैग्नेट की बात नहीं कर रहा जो हम अलमारी पे चिपकाते थे। अट्रैक्ट करना किसी चीज को, अट्रैक्ट करना, सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करना। मतलब कुंडली के अंदर मून बताएगा कि आप किस चीज की तरफ सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होते हो, और वाइसा वर्सा भी। आप सामने वाले को सबकॉन्शियसली अपनी तरफ किस तरीके से मन को काबू कर सकते हो, ये भी मून बता देगा। मून कारक है ग्रेविटी का, खींचना। भाई हमारी धरती पे 70% पानी, शरीर में भी वही अनुपात है। चंद्रमा की मूवमेंट से ही पूरी की पूरी धरती और इवन हमारे शरीर में भी वाटर का जो बैलेंस रहता है वो ऊपर नीचे होता है। उसकी ग्रेविटेशनल पुश वो जो है वो मून उसका सिग्निफिकेटर है। साइकोलॉजी, साइकाइट्रिक्स, ये सभी मून के डोमेन के काम है। मून बोलते हैं ना हिप्नोटाइज करना, इस मून। हमारे हाउस में फिफ्थ हाउस होता है, हाउस ऑफ चित्त, एनग्रेम्ड हुआ हुआ चीजें। कैसे? आप जब किसी पेड़ को काटते हो तो उसके अंदर रिंग्स दिखाई देते हैं आपको, रिंग्स गोल 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 गोल। तो उन रिंग से पता चल जाता है उस पेड़ की जो उम्र है वो क्या है। जितने रिंग्स होंगे उतने साल वो जिया है। मतलब हर साल जो है पेड़ अपनी एक छाल जो है वो छोड़ देता है, वहां एक नया रिंग जो है वो बन जाता है। मतलब उस पेड़ ने इतने पतझड़ देखे। और आप ये भी देख सकते हो कि उस टाइम अगर वो रिंग जो है थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा मोटा है, यानी कि उस टाइम जो है अच्छी खासी बारिश हुई। और अगर वो काफी नैरो है तो दैट मीन्स उस साल अच्छा खासा उसको पानी मिला नहीं, ठीक ठाक कम मिला है। तो मतलब आप एक पेड़ को, उसकी तने को काट के देख सकते हो भी आज से इतने साल पहले इतनी बारिश हुई। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना है?
मतलब इस धरती पे मौजूद एक पेड़ भी अपने अंदर अपनी हिस्ट्री कैरी कर रहा है। अब क्योंकि उस जीव के पास, जो पेड़ है उसके पास चित्त नहीं, हमारे पास चित्त है, हम भी अपने अंदर पूरा अपना पास्ट कैरी करते हैं, वो यहां कैरी कर रहे हैं सबकॉन्शियसली। इस जन्म की बात नहीं कर रहा मैं। अभी तक आप, मैं, इस यूनिवर्स में जिस भी रूप में हुए हैं, एक जीव, एक पत्थर, एक पेड़, एक इंसान, हवा, पानी, जिस भी रूप में हुए हैं, उस सब का एक इतिहास, उस सब का एक आर्काइव, उस सब का एक संचित कर्मा हम अपने चित्त में, अपने कुंडली के 5th हाउस में लेके चलते हैं। और अगर उस, बहुत साइंटिस्ट ने इस पे काम भी किया है, उसको उन्होंने बोला टाइम ट्रैक। मतलब अगर किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उसका टाइम ट्रैक खोल दिया जाए तो उसकी पूरी हिस्ट्री वो खुद बताएगा, अपने मुंह से बताएगा। और वो याद करके नहीं बताएगा कि हाँ मैं ऐसा देख रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं, वो उस चीज को दोबारा रिलीव करेगा। मतलब अगर आपका वो टाइम ट्रैक खोला जाए और आपको कहा जाए कि आप 5 साल के हो, तो आप 5 साल के हो जाओगे। आप ये नहीं कहोगे मैं 5 साल की उम्र में यहाँ था या यहाँ थी, नहीं, आप उस चीज को दोबारा रिलीव करोगे। ठीक वैसे पास्ट लाइफ कर्मास को भी ऐसे ही रिलीव करते हैं। मतलब अगर पिछले जन्म में इंसान एक पेड़ था, अलग, अगर पिछले जन्म में कोई, प्लीज कोई बीच में ना लिखे, पिछले जन्म में कोई इंसान है, कोई पेड़ था, तो वो ये बताएगा नहीं मैं पेड़ हूं, वो चुप हो जाएगा। वो पेड़ बोलते हैं, वो वैसे रिएक्ट करना वो शुरू कर देगा। अब वो टाइम ट्रैक जो है वो मून के थ्रू क्यों खोला जाता है? आपकी दशाएं कौन डिटरमाइन करता है? कौन सा प्लेनेट? मून। जब किसी इंसान का जन्म होता है, वो एक प्लेनेट आपका पूरा टाइम ट्रैक जो है वो सेटल कर देता है। ये गुरुदेव लिखते हैं, मून इज द सेकंड, सॉरी, मून इज द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ योर बर्थ, सेकंड इज योर लग्न। इसीलिए चंद्रमा को इतनी अहमियत दी गई, इसलिए चंद्र कुंडली बनाई जाती है वैदिक के अंदर, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन चार्ट और मून चार्ट पे फोकस किया, उससे भी ज्यादा मून चार्ट पे फोकस किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थी अच्छी अच्छी कारक तत्व। अब आ जाते हैं थोड़े से उस कारक तत्वों पे जिसको आप आमतौर पे जिंदगी में लोगों को होते हुए देखोगे। चंद्रमा कारक है चीटिंग का, धोखे का। चंद्रमा कारक है ब्लेम का, उंगलियां उठनी, तुमने किया था, ये इसकी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा किया है, ब्लेम लगा। मून। चंद्रमा कारक है चोरी का, थीविस नेचर। बच्चों के अंदर अगर आपको उनकी परवरिश में ये देखा, वो चोरी करना शुरू कर दिया उन्होंने, बिना चुपचाप उठाए पैसे उठा रहे हैं, या किसी और का सामान भी लेके आ रहे हैं उसके बिना बताए, स्कूल में बैग में से उसकी ज्योमेट्री में से पेन भी उठा रहे हैं उसको बिना बताए। मून इज डैमेज्ड, थीविश नेचर, चोरी करना। इन चीजों का कारक भी जो है मून है। मून कारक है बदलाव का, ट्रांसफर का। अब आपकी जॉब बदली है, आप जॉब की आपकी जगह बदली, वो भी मून है। फ्रॉड का कारक जो है वो मून है। मतलब मून बताएगा कि आपको किस डोमेन के अंदर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। मरकरी मून है, तो मून तो फ्रॉड है ही। मरकरी क्या है? मरकरी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। गर्लफ्रेंड है, दोस्त हैं, वो उनके उनके थ्रू फ्रॉड हो सकता है। ब्लेम भी है चंद्रमा, कौन ब्लेम लगाएगा? बुध, रिश्तेदार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, ये ब्लेम लगा सकती है। डॉक्यूमेंट्स के कारण ब्लेम लग सकता है, भाई ये तो नकली लेके आया था। चीटिंग भी है। वीनस मून, पैसों को लेके चीटिंग हो सकती है, वाइफ चीट कर सकती है, या वाइफ को चीट कर सकता है व्यक्ति, दोनों चीजें हो सकती हैं। पर वाइफ अगर मेंटली साउंड है तो क्यों होगी? फूड है ना चंद्रमा, उसको, वाइफ को बड़ा शौक है खाना खिलाने का सबको। चंद्रमा बैलेंस्ड है, वीनस बैलेंस्ड है, मौज करो, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। चंद्रमा। मंगल। जब भी मंगल पिक्चर में आए तो सबसे पहला वर्ड लोगों के माइंड में क्या आता है? जो भी आता है, लेकिन आना क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा, पावर। हर प्लैनेट मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी हेल्प कर सकता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है, बस वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है। यू कैन चेंज द फॉर्म, खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है। आपने
सुना होगा, हमारे वेदों में भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र आता रहता है, मूवीज के अंदर भी आता रहता है, मल्टीवर्स का। मतलब एक टाइम के अंदर काफी चीजें चल रही होती है। मतलब एक टाइम पे अगर हम यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी और वक्त में, किसी और टाइमलाइन में, किसी और पॉसिबिलिटी में हम ऑनलाइन ना बजाय ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ना पढ़ रहे हो कहीं बैठे हो, मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रही है। जब भगवान श्री राम और सीता जी वन में थे और उनको हिरन दिखाई दिया सोने का, तो उन्होंने बोला कि भी मुझे ये हिरन चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भी ये सोने का हिरन कैसे हो सकता है, सोने का मृग कैसे हो सकता है। तो भगवान राम ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत डीप बात है। क्या? तो लक्ष्मण, इस सृष्टि के अंदर जो तुम सोच सकते हो और जो सोच नहीं सकते वो सब कुछ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें सपने भी जो आते हैं वो किसी वजह से आते हैं। अब आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो आपको कोई बंगला चाहिए, कोई 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 पर्टिकुलर घर आपके लिए, आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगर वो पैरेलल यूनिवर्स में अगर आप उसको ऑन कर रहे हो तो आप उसको ऑन कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। अगर वो एग्जिस्ट करती है किसी टाइमलाइन में तो वो आप उसके साथ मर्ज हो जाओगे, क्योंकि एनर्जी खत्म नहीं की जा सकती, वो मर्ज की जा सकती है। एनर्जी इज मास, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मास। मैंने कहा प्लेनेट हेल्प कर सकते हैं, कैसे करना है वो हर की कुंडली अलग अलग बताएगी। पावर, अब पावर से मतलब ये तो पावर है ही जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पावर भी है जो ऊर्जा है, पावर मतलब फोर्स भी है। सरकार के लिए पावर कौन है? मार्स। कौन है मार्स? स्तंभ। स्तंभ कौन? पिलर्स। पिलर्स सिग्निफिकेटर होते हैं वास्तु में मार्स का। बच्चे पिलर मतलब एक खंबा जो है वो क्या काम है उसका? एक कठोर खड़े रहना और एक तरीके से प्रोटेक्ट करना उस छत को या गिरने से बचाना। पिलर मार्स। फोर्स मार्स। कौन सी फोर्स? ताकत, किसी भी तरीके की ताकत, चाहे वो दंड विधान हो सरकार का। हम डरते हैं ताकत से कि किसी ऑफिसर ने साइन कर दिया आपको ऐसा करना, आपको करना पड़ेगा। क्यों? वरना कौन आ जाएगी? ताकत आ जाएगी डंडे से करवाने। पुलिस, आर्मी, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जिनके पास किसी तरीके की पावर। अथॉरिटी और पावर भिन्न चीजें, दोनों अलग है। अथॉरिटी इज सन, पावर इज मार्स। किंग जो है वो अथॉरिटेटिव है, लेकिन उसका जो सेनापति है वो पावरफुल। राजा जो है वो राज जो करता है वो सेनापति के दम पे करता है, बिना सेनापति के नहीं कर पाएगा। और कभी कभी राजा डर भी जाता है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने सैम मानिक शाह को बुला के पूछ लिया था, भाई तुम टेक ओवर तो नहीं कर रहे हो, मुझे मुझे डर लगता है। एक किस्सा है, नेहरू जी कयप्पा जो साहब थे, जो फील्ड मार्शल थे हमारे इंडिया के पहले, उनके रूम में गए तो उनके रूम में 3 अलमारी थी। पूछा भी इस अलमारी में क्या है? बोला जी इस अलमारी में वो हमारा रोड मैप है, वो हमारी फाइल्स है, वो हमारा प्लान है कि अगर आज इस देश पे अटैक हो जाए किसी भी रूप में, कोई पाकिस्तान अटैक करते, कोई इधर से कोई अटैक, तो हमारा रोड प्लान क्या होगा। अच्छा ठीक है। इसमें क्या है? दूसरी में फ्यूचर के रोड प्लान है जी। फ्यूचर में अटैक हो जाए तब हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, हमें कैसे अपनी पावर को बढ़ाना है, किस चीज को हटाना है, किस चीज को ऐड करना है, इसमें वो सब स्ट्रेटेजीज प्लान। ठीक है। और तीसरी में यह कि अगर हमें आपको हटा के शासन करना पड़े तो फिर क्या किया जाए। नेहरू जी स्माइल की और निकल गए वहां से। फिर उन्होंने वो फील्ड मार्शल की पोस्ट ही हटा दी। सीडीएस बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके पास कोई पावर नहीं थी। वो तीनों आर्मी जनरल्स के बराबर का रैंक था, उसका काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का था, अथॉरिटी नहीं दी गई उसको। और हालांकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जब से आजाद हुआ है तो यही हो रहा है, सूर्य को हटा के मंगल चार्ज ले रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया तो उसको मार दिया गया, उसको हटा दिया गया। किसने? मंगल के थ्रू। नेगेटिव मार्च चलता है उस कंट्री में, तभी वो ग्रो नहीं कर पा रही। नेगेटिव मार्च, टेररिज्म। कौन सी ऐसी आर्मी है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी साबुन बिकती? पाकिस्तान आर्मी। वहां पे राज्य राज किसका? सूर्य का नहीं है, वहां मंगल का राज है। वहां पावर का राज है, वहां अथॉरिटी का नहीं है। और जहां अथॉरिटी नहीं वहां डेवलपमेंट भी नहीं। जब सैम मानिक शाह जी से पूछा, इंदिरा गांधी जी ने, कि भाई मूवी भी आपने देखी होगी सैम मानिक, उसमें बुलाते भी, उसमें सीन भी है और एक्चुअल बात है, वो रियलिटी पे बेस्ड है, तुम कब टेक ओवर कर रहे हो? बोला जी आप टेंशन मत लीजिए, हम नहीं करेंगे। सेनापति सेनापति ही रहता है, उसको मालूम है हाउ टू बी ए वॉरियर। बाहुबली देखिए ना, राजा कौन बनता है, सेनापति कौन बनता है, chaos हो जाता है वहां पे। सूर्य शासन कर ही मंगल के कारण सकता है। कौन सी राशि में सूर्य उच्च का होता है? एरीज में, मंगल की राशि में।
पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सूर्य और मंगल को बराबर पोस्टिंग दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। एक आईएएस यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर या कलेक्टर, एक एसएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं राज करने के लिए। किसका? सरकार का। क्या सरकार कोई व्यक्ति है? नहीं, अभी आगे बताते हैं। मास कारक है ब्लड का, खून का। इसीलिए कहा जाता है कि फॉलो योर कुल देवी या कुल देवता, क्योंकि जो आपके ब्लड लाइन के अंदर वो चीज आ रही है उसको फॉलो करना। आप अपने ब्लड को ही दोबारा से उस चीज को जगा रहे हो, उसकी रेमेडी होगी। मंगल कारक है मशीनरी का, मतलब किसी भी तरीके का कोई कह लो कि मैकेनिज्म, एक मशीनरी, एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये इस चीज को चला रहा है, वो इस चीज को चला रहा है, इसके कारण ये चल रही है, वो कुछ पैदा कर रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर उसमें से कुछ होके इसको आ रहा है, क्योंकि इसको आ रहा है इसलिए ये भी चल रहा है। तो एक पूरा मैकेनिज्म बन गया। कैसे? गाड़ी का आप बोनट उठाए, पूरी की पूरे आपको मैकेनिज्म मिलेगा इंजन का। वो जो मैकेनिज्म है वो मंगल है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में रॉ प्रोडक्ट आता है, फिर वो अंदर सारा काम होके निकलता है। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, वो मंगल उसको डिनोट करता है। इसीलिए मंगल कारक है आपकी बॉडी का, देह का, शरीर का। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, मतलब इस पूरी धरती पे हमारा जो शरीर है, देखा जाए तो एक नेचुरल मशीन ही तो है। आप कितने पैसे खर्च करके ऐसी मशीन नहीं बना सकते। पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म ही तो काम कर रहा है। आप लोग हजारों रुपए देके डायलिसिस करवाते हैं, लेकिन वही किडनी आपका काम फ्री में करके देती है। पूरा का पूरा मैकेनिज्म वो शरीर के अंदर काम करता है। एक नकली मशीन, एक नकली रोबोट वहां लगाया जाता है। मैकेनिज्म इज मार्स, मशीन्स। फायर, मार्स। मार्स विल पावर, इंसान की विल पावर को जगाना हो, विल पावर को बढ़ाना हो, मार्स। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, मार्स। मतलब प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, मार्स। मार्स को ठीक करना पड़ेगा, मार्स जगाएगा। मतलब एक्ट करना किसी चीज के ऊपर, वो मंगल करवा के देगा। एग्जीक्यूशन, मार्स। एक्सीडेंट एंड मिस हैपनिंग्स, मार्स। स्किलफुल एक्टिविटीज जिसमें टूल्स और हर चीज की ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ कम्युनिटीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हाथ में स्किल्स होती है, चाहे वो फर्नीचर बनाने में हो, चाहे वो घर बिल्ड करने में हो, कुछ भी ऐसा हो स्किलफुल काम, मैकेनिकल काम हो, टेक्निकल काम हो, स्किलफुल काम, मंगल। मंगल कारक है आपकी हैस्टी नेचर का, घबराहट का, एंजाइटी, हैस्टी नेचर, जल्दबाजी वो करना, वो मंगल है। मतलब मंगल डैमेज है, कैसे पता चलेगा? मैसेज आ रहा है, अरे सर, अरे जी वो टीम को मैसेज आ रहा है, अरे जी वो क्लास का लिंक नहीं आया, क्लास का लिंक नहीं आया, दो दिन पहले। क्या वो एंजाइटी, वो हैस्टी नेचर, मार्स इज समवेयर इज डैमेज्ड। समझ रहे? मंगल, मंगल कारक है कॉन्फिडेंस का। बहुत से लोग कहते हैं सूर्य कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम जरूर सूर्य। कॉन्फिडेंस इज मास। भाई जब युद्ध पे लड़ने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भरने का काम किसका होता है? सेनापति का। जब राजा साथ में जाता है वो एज ए सेनापति जाता है। जब युद्ध पे कोई जा रहा होता है, कोई सैनिक जा रहा है, तो उसको ये थोड़ा ना बोलते हैं जीत गए तो ठीक, हार गए तो ठीक, कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब तो लड़ना पड़ेगा। या उसको ये बोला जाता है कि टेंशन मत ले, जीत गए तो विजेता है, हार गए तो फिर शहीद कहलाएंगे, टेंशन मत ले। कॉन्फिडेंस भरना कि बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छे मार्क्स आ गए साइकिल दिला देंगे, कम मार्क्स आ गए फिर भी दिला देंगे, टेंशन मत ले। अब फिर वो जब लड़ेगा, यानी कि जब वो कंपटीशन में लड़ेगा, तो वो फ्री माइंड होकर लड़ेगा, वो टेंशन नहीं होगी। टेंशन का कारक भी मार्स ही है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। किसी भी प्लेनेट के कारक तत्व, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हमारे स्वार्थ में, उसको समझने के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हमने बना दिए। गुस्सा, ईगोइज्म, क्रिटिसिज्म, मार्स। किसी को क्रिटिसाइज कर, क्रिटिसिज्म अच्छा या बुरा देखते हैं। अब किसी के चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है मार्स जुपिटर का, तो जुपिटर आपकी ग्रोथ है, जुपिटर जो है वो आपकी ग्रोथ है।
किसी के चार्ट में मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन हुआ तो जितना इस इंसान को क्रिटिसाइज किया जाएगा वो उतना ही ग्रो करेगा। इधर उसको क्रिटिसिज्म मिलता जा रहा है, इधर वो ग्रो होता जा रहा है। लोग बोल रहे हैं यार इसको इतनी गालियां पड़ती हैं फिर भी ग्रो पे ग्रो किया जा रहा है। मार्स जुपिटर, जितने ज्यादा शत्रु बढ़ेंगे उतने ज्यादा ये ग्रो करेगा। शत्रुओं का कारक मार्स, लड़ने का कारक मार्स, कंपटीशन का कारक मार्स। अब कंपटीशन में क्या क्या आ जाएगा, कोर्ट कचहरी भी आ जाएगी। मतलब जब आप किसी के साथ किसी का केस चल रहा है तो वो सामने वाला क्या, उसका ओपोनेंट ही तो है, मार्स। मतलब मार्स जुपिटर इज ए गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ मार्शियन वर्क्स, कंपटीशन, लड़ना, फाइट, कॉन्फिडेंस। मार्स जुपिटर। कमांड या कमांडर मार्स। अब कमांड मतलब सीईओ, कमांडिंग ऑफिसर, उनका सेनापति है वो, उस पूरी ब्रिगेड का, उस पूरी टीम कमांडिंग ऑफिसर, उनके लिए मार्स है। अब कमांड और कहां आ सकती है, स्पीच में आ सकती है। स्पीच कौन सा प्लेनेट, मरकरी, वाणी। तो किसी का मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो उसकी वाणी के अंदर क्या आ जाएगी, कमांड आ जाएगी। मतलब वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पे भी बात कर सकता है। अब मेरा मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, मेरा खुद का पर्सनल, तो कॉन्फिडेंस मुझे कहां से आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस तो मंगल है, साथ में कौन, जुपिटर। तो कॉन्फिडेंस मुझे जुपिटर से आएगा। मैं हमेशा ये चीज फील करता हूं कि हमारे जो मेरे जो गुरु हैं वो मेरे पीछे खड़े हैं, कर जो तूने करना है, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने का काम मंगल करेगा, लेकिन साथ वाला प्लेनेट करेगा उसका। वो साथ वाला प्लेनेट बताएगा कैसे कॉन्फिडेंस आए। कहीं पे भी मैं अटक रहा होता हूँ, कहीं पे मुझे लगता है कि मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा, एक बार आंख बंद करके अपने गुरु को याद कर लो, मार्स जुपिटर, कॉन्फिडेंस ऐसे आए। मार्स कारक है लैंड्स का, लैंडेड प्रॉपर्टीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, एनर्जी, ऊर्जा लग रही है, उसमें आएगा। नेगेटिव सेंस में आ जाएगा एक तरीके से ऑफिस पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, कॉन्स्पिरेसीज, ये सब चीजें एक नेगेटिव मार्क्स के अंदर वो चीज जो है वो आ जाएगी। रूथलेस, रूथलेस नेचर, क्रूरता नेगेटिव, हेट्रेड नेगेटिव मार्स, जिद्दी, जिद्दी मार्स, स्टबननेस। मार्स राहु है तो बहुत बड़ा जिद्दी, मतलब हो सकता है फालतू सी बात पे जिद पकड़ ले लेकिन जल्दी मान भी जाता है, उसको उसको थोड़ा दिखा दो चीजें। मार्स केतु वाला अगर किसी जिद पे अटक गया फिर उसको नहीं हटाया जा सकता, वो फिर हट गया। तो ये भी कुंडली बता देती है किस तरीके का जिद्दी है, या कैसे इसकी जिद तोड़ी जाए, या कैसे इस जिद को जो है वो एक तरीके से मैनेज किया जाए, वो भी कुंडली के अंदर मार्स बता देगा। मरकरी, बुद्धिमता, बुद्धिमता, इंटेलिजेंस, एजुकेशन। अभी हम आगे जाके प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप किसी बच्चे का या अपना भी, जब आप थोड़ा सा अपना पीछे जाओगे तो आप अपने मरकरी से ये भी देख सकते हो या बता सकते हो किसी को कि इसके इस क्लास के अंदर कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, इस क्लास के अंदर कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। एक एक क्लास सिर्फ मरकरी से, इन प्रोग्रेशन जब हम पढ़ें, 8th में ऐसी रहेगी, 9th में ऐसी रहेगी, 10th में ऐसी रहेगी। अगर खराब हो रही है तो क्या करना चाहिए, ये मरकरी बता देगा। क्यों, एजुकेशन कैसी रहेगी, कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है, एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के साथ किसी भी तरीके का अफेयर कैसे करनी है, कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मरकरी, मरकरी है आपके दोस्त, दोस्त, रिलेटिव्स, कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी से क्या, दूसरों से जुड़ना, दूसरों से अपनी बात किस तरीके से रखी जाए, कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए, ये मरकरी बताएगा। बिजनेस के अंदर कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या किया जाता है, मार्केटिंग, अपनी बात, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस कैसे काम करती है, क्या है, वो मरकरी करके देता है, क्योंकि मरकरी इज मार्केटिंग, दैट्स व्हाई। क्यों, क्योंकि मरकरी पसंद है, किसी भी चीज की पसंद, पसंद का कारक जो है वो मरकरी है, बुध प्लैनेट। अब मार्केटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जरूरत की चीज को पसंद की चीज बनाकर बेचा जाता है, और पसंद की चीज को जरूरत की चीज बताकर बेचा जाता है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी सर्विस, आप कोई भी कोर्स, आप कोई भी चीज तब खरीदते हो, आपको उसकी जरूरत है या नहीं वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा क्या आपको वो चीज पसंद है या नहीं, क्योंकि जरूरत की चीज सिर्फ तभी खरीदी जाती है जब उसकी जरूरत हो।
लेकिन बाकी चीजें तब खरीदी जाती जब आपको वो पसंद हो। भाई क्रिकेट है, कोई जरूरी थोड़ी ना, लेकिन लोग देखते हैं, खरीदते हैं, पसंद है। सिगरेट है, कोई जरूरी थोड़ी ना पीने, लेकिन लोग पीते हैं। अल्कोहल है, ठीक वही चीज मूवीज के साथ आती है। इसीलिए एंटरटेनमेंट ही पसंद आता है, एंटरटेनमेंट भी मार्केट। जो चीज पसंद आती है वही चीज मार्केटिंग है, और उसी चीज से आपका क्लाइंट आएगा। क्लाइंटल ग्रोथ या क्लाइंटल आपको कौन बढ़ा के देगा? क्लाइंट जो है वो आपकी मार्केट, वो भी बुद्ध है। तो क्लाइंटल ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, किस तरीके के क्लाइंट होंगे, डील कैसे करना है, मर्करी। डीलिंग, मर्करी। किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, मर्करी। इंटरव्यू, मर्करी। मीटिंग्स, मर्करी। बिजनेस, मर्करी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज, मर्करी। पढ़ना, मर्करी। क्रियोसिटी, मर्करी। सबसे एक और जरूरी चीज, मर्करी कनेक्टिविटी है। जब आप अपने आप को ऑनलाइन ग्रो करते हो तो आपको अपनी कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? आप जब अपनी ब्रांडिंग करोगे, ब्रांड बिल्डअप। तो ब्रांड बिल्डअप भी आपको मर्करी करके देगा। आपने कभी आराम से बैठ के कोई वीडियो मत देखना, कुछ चीजें नोट करना। कोई एक चैनल उठा लेना जो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब मिलियंस में जिसके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा क्या? वो एक ही कलर यूज कर रहे होंगे, वो एक ही लोगो यूज कर रहे होंगे, वो एक ही थंबनेल यूज कर रहे होंगे, एक ही तरह का, एक ही तरह के कलर कॉम्बिनेशन होंगे, और एडिटिंग एक तरीके की होगी। यानी कि वो जो उन्होंने पैटर्न डिसाइड किया वो उनकी ब्रांडिंग का पार्ट है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं रेड कलर के ऊपर येलो कलर से एम लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये मैकडोनल्ड है। वहां मैकडोनल्ड पूरा नहीं लिखा, फिर भी समझ जाओगे। यानी कि आपके थॉट को उसके साथ कनेक्ट फील करवाना, वो कौन करवा के देता है? वो मरकरी करवाता है। कनेक्टिंग एंड ब्रांडिंग इज बुध, मरकरी। ठीक है। लर्निंग स्किल्स भी मरकरी। ठीक है। तो ये चीजें जो है वो मरकरी इसको सिग्निफाई करती है, यानी कि मेजर उसका सिग्निफिकेटर है। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जब भी आए, दैट मीन्स लाइफ सेवर। मतलब जुपिटर का इतना काम है कि वो बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा ठीक ठाक उसको अच्छा कर देता है। अच्छा, मरकरी आपकी कंपनी भी है। कंपनी मतलब आप किस लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, किनकी बात सुन रहे हो, किनके साथ बात कर रहे हो, किनके साथ डील कर रहे हो, मरकरी। अब वापस आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर सबसे पहले क्या है? आकाश तत्व, गुरु, ज्ञान। मरकरी नॉलेज है, लेकिन जुपिटर जो है वो ज्ञान है। फर्क है। और आप फर्क जो है वो भली बातें जानते हो क्या फर्क है ज्ञान और नोइंग में, नोइंग एंड विजडम में मरकरी और जुपिटर का फर्क है। जुपिटर इज ग्रोथ, प्रोग्रेशन, एक तरीके से कह लो प्रोग्रेस। या एक वर्ड आता बड़ा अच्छा सा, चलो मैं, मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ। फ्लरिश करना, एक तरीके से। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ योर लक। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लकी नहीं है। सिर्फ जुपिटर की प्लेसमेंट या जुपिटर के जो हालात हैं चार्ट के अंदर, वो कौन से प्लैनेट के साथ है, वो ये बता देगा कि ये इंसान इन चीजों को लेके जिंदगी के अंदर लकी रहेगा। ठीक है, लकी रहेगा उन प्लैनेट को, मैंने उस प्लैनेट के कारक तत्वों के लेके। आपने देखा होगा यार, मैं ना इस फील्ड के अंदर ना बड़ा लकी रहता हूँ। मतलब मैं हेल्थ, मुझे दिक्कत नहीं आती, मार्स जुपिटर। मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझे कंफर्ट मिल ही जाता है। या मेरे आसपास जो है वो वीनस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वीनस जुपिटर। काम को लेके लकी रहना, सैटर्न जुपिटर। तो ऐसे जुपिटर इज द कारक ऑफ सेल्फ इन मेल चार्ट, इन मेल चार्ट। सेल्फ का कारक, जीव कारक भी है, वो जीव कारक मेल एंड फीमेल बोथ के लिए। लेकिन अपने, अगर आप किसी का मेल चार्ट देख रहे हो तो उसका नेचर जानने के लिए जुपिटर आपकी हेल्प करेगा, मेल की। उस मेल के लिए वो जीव कारक भी है, और मतलब वो इंसान कैसा है और उसका कैरेक्टर कैसा है वो भी जुपिटर आपको बता देगा। यानी कि इस इंसान के अंदर कौन से गुण है, गुण का कारक भी जुपिटर है। सन जुपिटर है, एक अच्छा, एक कह लो कि मॉनिटर, कह लो मॉनिटर नहीं, मैं कहूंगा कहूंगा लीडर कह लो। ठीक है, एक अच्छा लीडर है। मून जुपिटर है, इमोशनल है। मार्स जुपिटर है, एनर्जेटिक है, एंशियस भी हो सकता है। राहु जुपिटर है,
थोड़ा कॉन्शियस है, थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है, या थोड़ा एक तरीके से इल्यूजन में भी रह सकता है, एक्सेसिव नेचर का है राहु जुपिटर। केतु जुपिटर है, थोड़ा फकीरी किस्म का मिजाज है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें। और जुपिटर, जुपिटर इज द कारक ऑफ प्राण, जीव, प्राण ऊर्जा, हम बोलते हैं ना प्राण वायु। घर के अंदर प्राण वायु का कारक जुपिटर वास्तु के अंदर आपको हेल्प करेगा। नाउ जुपिटर इज वैल्यू, सामने वाले से मिलने वाली वैल्यू। मतलब आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास जहां पर भी आप मौजूद हैं, वहां अपनी वैल्यू कैसे करवा सकते हैं, वो जुपिटर बताएगा। अपनी वैल्यू को बढ़ाने वाला जुपिटर। एथिक्स का कारक, मोरालिटी का कारक गुरु। और गुरु आपके इस जन्म के करने वाले अच्छे कर्मों का कारक है। सैटर्न जो वो पास्ट लाइफ कर्मास भी है। अच्छे जन्मों के कर्म से जो मिलने वाला फ्रूट है वो जुपिटर है। जुपिटर की 9 दृष्टि होती है। अब 9 दृष्टि जिस भी हाउस पे पड़ती है जुपिटर की, उस हाउस की चीजें आपको आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण वो हाउस उतना ज्यादा ग्रो करता रहता है। वाई, विच हाउस इज द हाउस ऑफ ग्रोथ इन योर नेटल चार्ट, लग्ना चार्ट में 9th हाउस। गुरु की 9 दृष्टि जहां जाएगी उस चीज को ग्रो करेगी। फेट का कारक, फेट गुरु है। एक अच्छी एडवाइस का कारक, मतलब कौन से डोमेन के अंदर आपको एडवाइस लेनी चाहिए और मिल भी जाएगी अच्छी, वो जुपिटर बताएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो कारक है दैट इज जुपिटर। नाउ कम्स टू वीनस। हाँ, जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है, किसी चीज का धीरे 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 बड़ा होना। अब आ जाते हैं वीनस पे। जैसे मेल चार्ट के अंदर सेल्फ का कारक जुपिटर है, ठीक वैसे ही फीमेल चार्ट में हम एज ए फीमेल, उसका नेचर कैसा, एज ए फीमेल, सिर्फ एज ए फेमिनिन नेचर कह लो, एक फीमेल कह लो, एक वाइफ एज ए, वो कैसी, वो वीनस से देखा जा सकता है। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है, अलग अलग ऑथर्स की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल उसमें भी पाया है कि वीनस की जो स्थिति रहती है किन ग्रहों के साथ है, उसके गुण एक लेडी के अंदर, एक फेमिनिन क्वालिटी में, एक एज ए फीमेल उसके अंदर वो दिखाई देते हैं। लेकिन एज ए इंसान वो कैसी है, वो जुपिटर आप उसको वैसे ले सकते हैं, एज ए जीव कारक। अगर आप उसमें से मेल फीमेल उस चीज को हटा दो तो ठीक वही चीज, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत मेल्स पे भी काम करता है। उसके लिए आप मार्स देख सकते हो उसमें, ठीक जैसे इसमें वीनस देखते हो उसमें मार्स देख सकते हो। मार्स हस्बैंड का भी कारक है फीमेल्स के लिए, और वीनस वाइफ का कारक है मेल्स के लिए। ठीक है, तो वीनस जो है वो सबसे पहले तो क्या है, वेल्थ है, लग्जरी है, पैसा है, सब जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ वीनस और क्या है। वीनस रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट मतलब किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा शार्पनेस लानी, अपनी बहुत ज्यादा उस चीज की एक्सपर्टीज लानी, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज लानी, दैट इज वीनस। मतलब आपने मुझसे 10 चीजें सीखी, 10 चीजों में से आपने काम की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम की आती है वो 2 या 3 चीजें रख ली, बाकी को अलग कर दिया। हमेशा 2 या 3 चीजों को कैरी करते हो। वो रिफाइनमेंट लानी, उसमें भी 3 पे इतना काम किया आपने खुद से, उस चीज पे एड ऑन किया, पॉलिश किया, इस चीज को पॉलिश करना वीनस। क्वालिटी इंप्रूव करना, एक डिपार्टमेंट होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट, वो वीनस का काम। किसी चीज को छानना, वीनस। एक्सपर्ट नॉलेज गैदर कर, वीनस। और किसी चीज को बहुत रिफाइन कर देना, बहुत उस पर काम करके उसका निचोड़ निकालना, उसका अमृत निकालना, उसका नेक्टर निकालना, क्रक्स, वीनस। इसीलिए मेल बॉडी में स्पर्म्स का कारक जो है वो वीनस है, क्यों? क्योंकि उसका निचोड़ है, नेक्टर। वो बहुत मुश्किल से, जब आप कोई खाना खाते हो तो अष्ट धातु बनने के बाद, सप्त धातु बनने के बाद लास्ट में जाके वो सीमन का रूप लेते हैं। ब्लड बनता है, मसल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन्स बनती हैं, और भी चीजें जो होती हैं वो बनती है लास्ट में जाके, वो लास्ट में छन के वो। इसीलिए दूसरा क्या है, विनस द कारक ऑफ सीड्स, बीज है तो वो भी बीज ही, इसीलिए वो विनस उसका कारक है। ठीक वैसे ही फीमेल्स में भी एग्स का कारक जो है वो बीज है उसका। तो किसी भी वेजिटेबल का जो सीड है, चाहे वो फ्रूट का सीड है, वो भी उसके लिए वीनस है, क्योंकि उसके अंदर एक कोड छुपा है। एक कविता है बड़ी अच्छी, जोशी वो हैं, वो
पत्रकार सदगुरु के साथ उनकी इंटरव्यू होती है, बड़ी अच्छी कविता है, बीज में सब लिखा है, सुनना यूट्यूब पे पढ़ी होगी, छोटी सी वो पोएम, बड़ी अच्छी, उसमें बात लिखी है, एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करना उसको, ठीक है। वीनस इज द कारक ऑफ भोग, किसी चीज को भोगना। वीनस कारक है रीजनरेशन का, रीजनरेट करना किसी चीज को दोबारा से मरे हुए के अंदर, चाहे वो पावर डाल देनी, चाहे वो हाथ कट गया फिर से उगा देना। कथा याद है, जब असुर हार रहे थे वो दोबारा से पैदा हो रहे थे, कौन कर रहा था? शुक्राचार्य कर रहे थे। छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो फिर से वापस आ जाती है, रीजनरेशन। कौन कर सकता है? वीनस ही कर सकते हैं, शुक्राचार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? मृत संजीवनी, संजीवनी का कारक इस वीनस। कंफर्ट प्लेसेस जैसे होटल्स हैं, मतलब जहां थोड़ा सा कंफर्ट और वो सब चीजें मिल रही, दैट इज वीनस। यंगर डॉटर, पहली डॉटर मून थी, यंगर डॉटर वीनस। ऐसे यंगर सन मार्स, पहला बेटा सन, दूसरा मार्स, तीसरा मरकरी। पहली बेटी मून, दूसरी वीनस, तीसरी मरकरी। मतलब जो घर में सबसे छोटा रहेगा वो मरकरी के रूप में उसको आप देख सकते हो फैमिली के लिए। अब देखिए छोटा भाई कौन? मंगल, छोटा भाई मंगल। अब जो आपको तीन बेटे हैं, बीच वाले के लिए छोटा भाई जो सबसे छोटा है घर में, वो उसके लिए मंगल है, लेकिन पूरी फैमिली के लिए वो मरकरी है। कारक तत्व ऐसे बदल जाते हैं। देश, काल, परिस्थिति, यहाँ पे परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल, ठीक है। बड़ी बेटी जो है वो मून है, एक पहली पहली बेटी जो है वो चंद्रमा हो। क्वालिटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट वीनस। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी पे काम करना वीनस। मतलब वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। हु इज ग्रोथ? जुपिटर। वो इंसान का क्वेश्चन, मुझे ग्रोथ चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को ठीक करो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, वीनस। अब आ जाते हैं सैटर्न पे। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आपको जिस पे काम करना है ज्योतिष में, ऐसे इसमें, वो सैटर्न रहेगा। कर्म, कर्म कारक। अब कर्म का मतलब आपकी जॉब या प्रोफेशन से नहीं है, हाँ ये उसका एक बहुत छोटा सा एक पार्ट गिना जाएगा, बिल्कुल है, लेकिन कर्म मतलब ईच एंड एवरीथिंग, योर थॉट्स, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सैटर्न, सैटर्न इज ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या दी गई है इस जन्म के अंदर या इस टाइम के अंदर, अभी आपकी ड्यूटी क्या चल रही है, सैटर्न बताए। फर्ज, फर्ज जो ना, फर्ज सैटर्न। अब जैसे पिछले क्लास में हमने ट्रांजिट पढ़ा था, अब मान लो किसी का सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो मार्स के ऊपर से आ रहा है, तो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम करता है? क्योंकि इंसान का फर्ज क्या बन रहा है इस बार, ये 2.5 साल उसको मंगल पे काम करना है, अगर वो उस फर्ज से भागेगा इसीलिए उसको प्रॉब्लम करेगा। हम बोलते हैं सैटर्न खराब करता है, सैटर्न न्यूट्रल है, वो ना खराब है ना वो सही, वो तुला की तरह है। तुला राशि में उच्च का होता है ना सैटर्न। तुला क्या है? एक तरफ भारी है, एक तरफ हल्का हो जाता है। वो क्यों नीचे जा रहा है एक पलड़ा? क्यों? क्योंकि वहां पे भारी है। तो वो न्याय, न्याय का कौन सा प्लेनेट? सैटर्न। वो बोलता है कर्म मतलब एक्शन और रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो सैटर्न देता है। सैटर्न पैटर्न है, सैटर्न इज पैटर्न। अब मैं आपको कुछ अलग तरीका से एक बात बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। पहली क्लास में मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में बताया था। पानी का पैटर्न, जैसे आपकी कुंडली है वो प्रारब्ध है, पूरा का पूरा पैटर्न बना है। वो पैटर्न बनाने में और पैटर्न को तोड़ने में एक ही प्लेनेट का हाथ है, सैटर्न का। अब क्योंकि इंसान उसी पैटर्न पे चल रहा होता है या उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, तब जाके वो पेन या सफरिंग को मिलता है। इसीलिए पेन और सफरिंग का कारक कौन सा? सैटर्न है। वो जो पैटर्न डिसाइड करता है आपकी लाइफ, प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस बना के, पास्ट लाइफ कर्मास और ये सब, सैटर्न। इसीलिए सैटर्न का ट्रांजिट जब अगर किसी प्लैनेट पे आ रहा है और अगर आपको वहां से पेन मिल रहा है, वो सैटर्न नहीं पेन दे रहा है, वो पास्ट लाइफ के कर्मास आपको उस रिलेशन से पेन दे रहे हैं जिसको आपने लास्ट टाइम किया था। सैटर्न का ट्रांजिट किसी का मार्स पे से आ रहा है, फीमेल बोल रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि वो अब जो कर्म बाहर आ रहे हैं वो उस पैटर्न के कारण आ रहे हैं जो उन्होंने पास्ट लाइफ के अंदर बनाए थे। अब ऐसा नहीं है कि उसके उनको कर्मों के फल मिल रहे हैं, नहीं, कर्मों के फल उनको तभी मिल गए थे जब उन्होंने वो कर्म किया था।
बस वो कर्म करने के बाद एक पैटर्न बन गया जिसके ऊपर वो चलते आ रहे हैं, इस कारण से वो दुख मिल रहा है। अब अगर आप आज आग में हाथ डालोगे तो आज जलोगे, कल नहीं जलोगे। आज पानी में छलांग मारोगे तो आज डूबोगे, कल नहीं डूबोगे। लेकिन जब आप कोई कर्म करते हो तो एक पैटर्न बना देते हो, और अगर कोई चेष्टा ना की जाए तो पानी दोबारा उसी पैटर्न से बहता है, और अगर वहां से बह रहा फिर इंसान बोलता है यार ये तो प्रॉब्लम आ रही है। कर्मों का फल आपको तभी मिल जाता है, लेकिन एक संस्कार छप जाता है, एक पैटर्न एनग्रेम हो जाता है, वो सैटर्न का काम है। इसलिए जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, जब आपको याद होगा पिछली क्लासों में, तो जब हम मर्करी सैटर्न की बात की थी, मैंने बोला था कि आपके ब्रांडिंग के अंदर एक पैटर्न होना चाहिए, या आपको एक लोगों के अंदर भी पैटर्न मिलेगा। पैटर्न का जो कारक रहता है वो सैटर्न होता है। अब वो उसको राइम कर रहा है, उसके साथ रिलेट मत करना सैटर्न पैटर्न, ऐसा नहीं, वो बाई चांस राइम कर रहा है, लेकिन वो एक जो पैटर्न बनता है उसका जो कारक है वो सैटर्न। कर्मों का एनग्रेम। इसीलिए सैटर्न क्या है, फर्ज है। अब आपका फर्ज ये बनता है इस प्लेनेट के जरिए कि आपको यहां से दुख आना है या आपको इसको दुखी नहीं करना है। अब किसी का वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वीनस पहले फिर सैटर्न का, वीनस कम डिग्री सैटर्न ज्यादा डिग्री, वीनस इज गोइंग थ्रू सैटर्न, वो सैटर्न की तरफ जा रहा है। तो इस इंसान, वीनस किसकी तरफ जा रही है, पेन की तरफ जा रही है। तो इस इंसान को दुख, वैराग्य, पीड़ा किसके कारण आएगी, वीनस के कारण आएगी, वाइफ के कारण आएगी। वो कब आएगी, जब वीनस सैटर्न नेगेटिवली काम कर रहे हो। जब वीनस क्या होगी, वीनस आलसी होगी, वीनस एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करेगी, तो वीनस को भी पेन आएगा, और जिसकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है उस इंसान को वीनस के थ्रू पेन आएगा, चाहे उसकी गाड़ी खराब रहे, चाहे उसके पैसों को प्रॉब्लम रहे, चाहे उसको हाइजीन की प्रॉब्लम रहे, या वीनस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि जब एक प्लेनेट खराब हो रहा होता है तो एक अकेला नहीं हो रहा होता, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, साथ वाले के साथ खराब हो। मतलब एक टोकरी के अंदर जब आप एक खराब सेब रखते हो तो दूसरे को भी करता है, लेकिन वो शुरुआत एक से होती है। कर्म मतलब ड्यूटीज, फर्ज, और करियर का भी, प्रोफेशन का भी, जिस प्रोफेशन लाइन में आप हो वो। सैटर्न कारक है कॉन्टिन्यूटी का, लगे रहना, डेडिकेशन, मेहनत, एफर्ट्स। अब कुछ लोग आपको, अब देखो, धक्के खाना और मेहनत करना, इन दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों एक ही प्लेनेट के रूप है, सैटर्न के। सही दिशा में एफर्ट्स करने मेहनत कहलाई जाती है, गलत दिशा में एफर्ट्स करने धक्के खाना कहलाया जाता है। जब आपको दिशा या कर्मों का, अपने फर्ज का अवेयरनेस नहीं होती कि हमें हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन इज आल्सो सैटर्न, तब इंसान धक्के खाता है। और अगर उसको मोड ऑफ एक्शन पता होता है फिर उसको लगता है कि हाँ अब मैंने मेहनत की जिसका कोई फ्रूट आया। अब आपको दो तरह के लोग मिलेंगे दुनिया के अंदर, एक कहेंगे यार बहुत मेहनत करने से अच्छा हो जाता है, मेहनत करो, कहेंगे यार मेहनत बहुत किया कुछ नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, जो कुंडली बोल रही है। और कुछ लोगों को कम मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है। सैटर्न, जुपिटर, वीनस। सैटर्न मेहनत की, पैसा और ग्रोथ आ रही है। अब एक का कॉम्बिनेशन है सैटर्न, मार्स, मून, चैलेंजेस। चैलेंजेस का कारक कौन, मार्स। काम कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, ब्लेम्स लग रहे हैं, चेंज हो रहा है काम, फिर काम बदलना पड़ता है, सैटर्न, मून। तो हर कुछ प्रारब्ध है, हर एक चीज पैटर्न है। पैटर्न को, पैटर्न तो वही बहेगा पानी, और नेगेटिव भी बहेगा। आपको हमारा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में जाने का मोटिव ही ये है, वो पैटर्न को समझकर दूसरी तरफ उसको, बहाव को वहां लेके जाना जो हमारे लिए ईश्वर का संकेत है, और वो ही वो लेके जाएगा। अगर आप लेकर जाने वाले हो, लेकर जाओगे और दूसरों को भी राय दोगे, तो आप नहीं कर रहे होगे, आपके अंदर भी वही कर रहा होगा। हम सिर्फ एक निमित्त है, हम सिर्फ एक मीडियम के समान काम कर रहे होंगे, हमारी इतनी औकात नहीं एक आदमी बता पाए कि तू कब ग्रो होगा, कब नीचे गिरेगा, नहीं, हमारी नहीं है, वही कर रहा होगा। इसलिए सरेंडर। सैटर्न जो कारक है वो सोरोस का, दुख का, तकलीफ का, वो मैंने आपको बताया। स्टेबिलिटी, सैटर्न है स्टेबल, मतलब सबसे स्टेबल एक शेप कौन सी रहती है, स्टेबल शेप स्क्वायर, नीचे से बेस जो होता है उसका स्टेबल रहता है, इसलिए स्क्वायर का कारक जो है वो सैटर्न है। एक बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी इधर उधर की चीजें, तो वो, अभी नाम मत लेना, पर आप समझ गए, अच्छी बात है, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ ऐसे लोगों का। वो बहुत अच्छी एक साइंस पढ़ाते हैं, वॉच एस्ट्रोलॉजी, है ना, घड़ियों के बारे में, किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो घड़ियों के बारे में बताते हैं, घड़ी कैसी पहननी चाहिए। वो बोलते हैं अगर स्क्वायर आदमी घड़ी पहनता है तो बहुत देरी से काम करता है, स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, स्क्वायर, स्क्वायर शेप, वॉच एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो बताते हैं, है ना।
तो स्क्वायर शेप कौन सा? सैटर्न। अब सैटर्न ही अपने आप में घड़ी है, काल, समय, सैटर्न। तो सैटर्न प्लस सैटर्न, तो काम के अंदर क्या आ गई? डिले या स्टेबिलिटी या धीरे धीरे। परफेक्शन का कारक भी धीरे धीरे बट परफेक्ट। ठीक है, तो आप ये भी अपनी सैटर्न से देख सकते हो कि आपको घड़ी कैसी पहननी चाहिए। ठीक है, अब सैटर्न कारक है आपकी, आपके पोस्चर का। हम क्या बोलते हैं? सैटर्न है स्केल्टन, है ना, हमारा जो हड्डियों का ढांचा रहता है, ढांचा जो फ्रेम है ना, फ्रेम, उस फ्रेम का कारक जो है वो सैटर्न। हमारा फ्रेम क्या है? हमारा स्केल्टन, हमारा पोस्चर। तो अगर किसी का सैटर्न नेगेटिव है या खराब है या अच्छा है, कैसे पता चलेगा? उसके पोस्चर से। डिसिप्लिन है सैटर्न, डिसिप्लिन, और पोस्चर भी सैटर्न है। जो इंसान आपको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मिलेंगे उसका पोस्चर आपको सबसे अच्छा मिलेगा। आप आर्मी में जाइए, आर्मी में सबसे पहले क्या चीज सिखाई जाती है सोल्जर्स को या ऑफिसर्स को? पोस्चर ठीक रखना, सीधा बैठो, सावधान। आप जिम में जाइए, तो जिम का कोच सबसे पहले क्या ठीक करवाता है? आपका पोस्चर। पीठ सीधी करो, ऐसे एक्सरसाइज नहीं लगेगी, पीठ को सीधी करो। और सैटर्न बीमारी है, बीमारियों का कारक सैटर्न है। दुख तकलीफ बीमारी, वो भी सैटर्न है। आप जाओ डॉक्टर के पास, जो बीमार पेशेंट आएगा कैसे बैठा होगा? सीधा बैठा होगा, ऐसे झुक के बैठा होगा। बचा लो सर, कोई मेडिसिन दे दो, कोई उपाय दे दो। मेडिसिन क्या, उपाय तो मांग रहे हो। आप बच्चों का सैटर्न ठीक करना चाहते हो, जस्ट उनको बोलिए कि आप सीधा बैठना शुरू कर दीजिए, अपना पोस्चर ठीक कर लो, आपका सैटर्न ठीक है। आप कोई भी तस्वीर देखो जो डिसिप्लिन रहे, चाहे वो मेडिटेशन के अंदर डिसिप्लिन है शिव जी की तरह, चाहे वो एक्शन ओरिएंटेड में डिसिप्लिन है हनुमान जी की तरह, या कोई भी संत है, कोई भी रिसर्चर है जैसे कि ऋषि मुनि है, आप उनकी तस्वीरें देखिए, आपको कभी भी वो झुक के ऐसे बैठे नहीं, हमेशा सीधे बैठे मिलेंगे। पोस्चर उनका बहुत सही मिलेगा। सैटर्न ठीक, पोस्चर ठीक, सैटर्न ठीक। अब अंग्रेजों ने हमारा शनि खराब करना था, इस देश का डिसिप्लिन खराब करना था, उन्होंने किस चीज को फोकस किया? स्पाइन को। इनकी स्पाइन को उल्टा कर दो, मतलब कर्व कर दो, सबका सैटर्न, सभी आलसी हो जाएंगे, सभी का कर्म खराब रहेगा। स्पाइन को उन्होंने झुका दिया, मोबाइल के थ्रू झुका दिया। और सबसे बड़ी चीज जो घरों घरों में हो गई, पहले नहीं थी, डाइनिंग टेबल। मैंने अभी आपके पास मार्स की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, जिम की बात की, आर्मी की बात की। कौन सा प्लेनेट? मार्स। जमीन कौन सा प्लेनेट? मार्स। हमारे यहाँ जमीन पे बैठ के खाते थे, पोस्चर ठीक रहता था। और जब हम चेयर पे बैठ के उस पे खाते, हमारा पोस्चर अलग रहता है। आप जमीन पे बैठ के खाना खा के देखिए, पता चलेगा आपको, 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए लंगर जब भी खाते हैं जमीन पे बैठा के खाते हैं। वो अलग बात है, एक सिंबॉलिक है कि सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते हैं, वो एक बताने के लिए बात है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई किसी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं करता। तो जब नेता लोग जाएंगे वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं लंगर, वो कोई वो बात नहीं है, उनके लिए अलग से आ जाता है प्लेट में, तो क्वालिटी की बात नहीं है वो पुराने जो हमारे सिद्ध पुरुष थे, गुरु थे, उन्होंने सबका मंगल ठीक रखने के लिए पहले से ही चीजें ये प्लान कर। मार्स ठीक। अब मंगल किसकी राशि में हो चुका होता है? सैटर्न की, हालांकि आपस में शत्रु है। पॉस्चर ठीक, आपका मंगल ठीक। इसीलिए मंगल के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आर्मी को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ आर्मी, बोला जाता है ना। बैकबोन कौन सा प्लेनेट? अगेन सैटर्न। सैटर्न इन चीजों का जो है वो कारक है। सैटर्न कारक है सेवा भाव का, सेवा का, चाहे वो जॉब के थ्रू आप सेवा कर रहे हो, चाहे कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हो, सेवा भाव का। लेजीनेस का, ये भी सेवा है। अब सेवा आपकी कौन करता है? काम किससे ले? तो लेबर से, लेबर का कारक सैटर्न है। सर्वेंट्स हैं आपके, आपके कोवर्कर्स हैं आपके, जो नीचे जूनियर्स काम करते हैं, वो आपके लिए सैटर्न है। एक टाइम टेबल का कारक, वो क्या है? स्टेबिलिटी तो है एक तरीके से, पैटर्न ही तो आप फॉलो कर रहे हो, सैटर्न है। और एक्सपीरियंस का कारक, ये भी सैटर्न। वृद्ध का कारक, बुजुर्ग, बुढ़ापा, सैटर्न है। तो इन सब चीजों का जो बॉडी में अगर वो बोले तो गाल ब्लैडर का, बॉडी में जैसे वीनस जो है वो रिफाइनमेंट का काम, रिफाइनमेंट का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? वीनस, किडनी, सॉरी, वीनस इज किडनी। वैसे गाल ब्लैडर जो है वो सैटर्न। सूर्य हमारा हार्ट एंड ब्रेन, मार्स हमारा ब्लड। सन जो है ना वो मोटर का कारक है, मोटर का, मोटर का क्या काम होता है? पंप करना। हमारी बॉडी में पंप कौन करता है? हमारा दिल, ब्लड। चंद्रमा लंग्स का, हमारी जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, नाक से लेके अंदर तक, वो जो पूरा ट्रैक किया जाती है, वो सब हो जाता है उसका मरकरी।
ठीक है, इन सब चीजों का। अब 5 मिनट का अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर लास्ट के राहु और केतु के कारक तत्व हम कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आपको बहुत कुछ डिकोड करना आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं। आप पानी वानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पी लेता हूं। अब ठीक है, जब भी आप इस प्लेनेट का ज्यादा नाम लेते हैं, कोई ना कोई दिक्कत बढ़ती है। हर प्लेनेट की अपनी एक ऊर्जा होती है, आप उसको जितना एक्टिवेट करोगे आपके आसपास रहती है। जब भी राहु की बात की जाए तो सबसे पहला वर्ड आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, वास्टनेस। वास्टनेस, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत वास्ट। इसका साइज जो है आम एबनॉर्मल एक साइज से बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज हो, वो अपने आप में उसका कारक जो है वो राहु। राहु इज द सिग्निफिकेटर, राहु इज सिग्निफिकेटर ऑफ इल्यूजन, भ्रम। भ्रम फैलाना, कोई फेक न्यूज फैलाना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, बात कुछ और है बतानी कुछ और, किसी अलग तरीके से बतानी। राहु हेल्प करता है वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकली दूसरों की चीजों को बदल। अब राहु थोड़ा प्रभाव की बात करता है, प्रभाव मतलब आप किस चीज से प्रभावित रहेंगे और आपकी किस चीज से लोग प्रभावित हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राहु। और अगर आज के युग में बात की जाए तो राहु इस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न अपडेटेड टेक्नोलॉजी के कुछ भी तरीके से टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये सब चीजें, मतलब अभी आप मुझे यहां देख रहे हो, वो जो छाया आ रही है, शेडो, शेडो इज राहु। आप मुझे क्या देख रहे हो, आप शेडो ही तो देख रहे हो। आपके अकॉर्डिंग एक स्क्रीन के सामने कहीं किसी दुनिया के किसी एक कोने में कोई व्यक्ति बैठा है, वो आपको बता रहा है कुछ। अब आपको क्या पता सच में कोई व्यक्ति बैठा है या कोई एआई है, जिसका पता ना हो। पता सा नहीं चल रहा क्या है, समझ में नहीं आ रही बात, मिस्ट्री बन रही है। वो मिस्टीरियस नेचर, वो मिस्टीरियस एक्टिविटी, उसका कारक जो है वो इल्यूजन आ रहा है, मिस्ट्री बन रही है, ये राहु है। अब जुपिटर जो था वो ग्रोथ थी, राहु भी ग्रोथ है, लेकिन राहु जो ग्रोथ देता है वो एकदम से लेता है और एकदम से ले भी सकता है वापस। मतलब एक रात पहले शायद छत छत भी ना हो सिर के ऊपर, अचानक से राजा बन गया और राजा से रंक। जो बनाने वाला प्लेनेट है, जो एकदम से कोई चीज करता है ना, कोई एक सडननेस, समथिंग हैपेंड इन सडननेस, राहु। जैसे 8th हाउस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सडननेस, वैसे राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सडननेस। कुछ भी एकदम से होना, बिना किसी पहले नोटिस के। अब राहु के लिए एक अच्छा, सबसे बढ़िया शब्द है ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। मतलब जिस इंसान का राहु अच्छा होता है ना, आप उसको मॉनिटर बना दो, आप उसको ऑब्जर्वेशन में लगा दो, आप देखो जरा आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आपका गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के त्रिकोण में राहु है या जुपिटर के साथ राहु है, तो आप यहाँ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। आप कल को जब कोई और चीज ऑब्जर्व करोगे, या कोई टीवी में देख रहे हो, कुछ मूवीज में देख रहे हो, कुछ भी ऐसी आसपास कोई एक्टिविटी देख रहे हो, तो आप उसको उसके साथ ऑब्जर्व करके उस चीज को और भी ज्यादा अच्छा लर्न कर सकते हो। ये राहु की पावर है। कौन देता है? ऑब्जर्वेशन देता है। जितना ज्यादा आप देख के सीखोगे, मतलब किसी चीज को देखना, सामने दिखते रहना, इस राहु। जो चीज दिखाई नहीं देती वो केतु पर है, हम जानते हैं कि वो है, लेकिन जो चीज दिखाई ना दे, और जो दिखाई दे रही है, चाहे वो है चाहे नहीं है, चाहे वो भ्रम है, वो राहु। हो सकता ना ही हो सकता है हो, पर दिखाई दे रही। जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज दिखाई दे रही है वो सच ना हो, वो राहु है। इसीलिए एक वर्ड आता है, इट्स कॉल्ड माया। माया इज राहु। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस पूरी दुनिया को क्या कहा? माया। दिखाई दे रही है लेकिन सत्य नहीं। आपने वर्ड सुने मायावी राक्षस, ऐसे वर्ड सुनते हैं ना, टीवी पे आते हैं मायावी। मतलब मायावी क्या मतलब? इल्यूजनिस्ट, इल्यूजन। मतलब वो इल्यूजन दिखा रहा है पर वो वैसा है नहीं। कुछ वो चीज दिखानी जो आप ना हो, उस चीज का हवा बना के दिखाना, हवा राहु, ये भी राहु है। मतलब वो इमेज दिखानी, वो छवि दिखानी, वो चित्र दिखाना
जो एक्चुअल में वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन उस चीज को प्रोजेक्ट करना। अब एक दो दिन पहले एक वीडियो आई, एक दादी माँ थी, बड़ी अच्छी क्यूट सी वीडियो। दादी माँ ऐसे मुंह पे उसने चुन्नी ले रखी। क्यों? क्योंकि टीवी में कोई नॉनवेज पका रहा है। पर दादी, वो तो टीवी में चल रहा है, क्या वो वहां एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में? नहीं। लेकिन दादी के लिए वहां है। वो माया है, वो इल्यूजन है, वो राहु है। और इनसिक्योरिटी इज राहु। हाय, हाय ये ना हो जाए, हाय इसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये जो हाय वाला वर्ड है ना, जो इनसिक्योर है, डर, एक डर, डर, इंसान डरता क्यों है? जब वो इनसिक्योर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो इनसिक्योर होता है इसीलिए वो डरता है। और कोई भी इंसान अगर हमेशा इनसिक्योर रह रहा है किसी चीज को, या डर के रह रहा है, दैट मीन्स वो किसी ना किसी रूप में उसने उस चीज के साथ कुछ ना कुछ अनएथिकल किया है, इसीलिए वो डर रहा है। अब मान लो किसी का सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो डर किस में चला गया? वो सूर्य में चला गया। सूर्य कौन है? आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड। वो इंसान हो सकता है अपने बेटे को लेकर हमेशा डरे, यार इसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये कर लेगा ना सर, ये लाइफ में कुछ कर लेगा ना। सन राहु। अरे इसको जरा चार्ज पे लगा। तो वो जो डर है, जो एक फियर फैक्टर देता है, वो राहु देता है। अब सन राहु है, इंसान अपने बेटे को लेके बहुत डर रहा है। क्यों? क्योंकि राहु का एक और रूप है, मोह। मोह बंधन, प्रेम नहीं, मोह। राहु आपके जिस प्लेनेट के साथ बैठा होता है, इंसान उस चीज को सबसे ज्यादा लेके ऑब्सेस्ड रहता है। ऑब्सेशन इज राहु। मोह, उस चीज को लेके, मतलब उसको चाहिए कि हमेशा ये दिखती रहे, हमेशा मेरे पास रहे, मुझे ये चाहिए। और वही उसके पेन का कारक बने। आपके लिए वही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती है, जिसको लेके आप सबसे ज्यादा आपका मोह रहता है, और वो राहु बताएगा। क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर या आपके अंदर या तो इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा, या कोई ऐसी पिक्चर क्रिएट करेगा जो इल्यूजन हो, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो। सन राहु इन मदर चार्ट। बेटे ने फोन नहीं उठाया, ट्रेन में गया था, अरे किसी ने धक्का तो नहीं मार दिया उसको चलती ट्रेन में से, अरे ये तो नहीं हो गया, अरे वो तो नहीं हो गया, राहु। अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं नेगेटिव वे में? देखा, चंद्रमा राहु है, आपकी जो बेटी है ना जी, वो ससुराल में ऐसे रहती होगी। अब बेटी चाहे खुश रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, उसको उसकी मदर इन लॉ बहुत तंग करती है। क्योंकि माँ के चार्ट में मून राहु, वो किसको लेके इनसिक्योर? बेटी को लेके। अब वो चाहे कुछ भी करे, उसको लगेगा यार ये तो परेशान, इल्यूजन आ रहा माइंड में। वो इल्यूजन कौन क्रिएट करके देगा? राहु क्रिएट करके देगा। किसके साथ करके देगा? तो साथ वाला प्लेनेट। ये इंसान उसी प्लेनेट से डरेगा भी, उसी से मोह भी करेगा, उसको लेकर ऑब्सेस्ड भी होगा, और इन द एंड यही चीज उसको दुख भी देके जाएगी। यानी कि जब किसी प्लेनेट के साथ राहु कंजंक्टेड होता है, क्लोजली कंजंक्टेड होता है, तो वो चीज उसको बार 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 तंग करती है, और ह्यूमिलिएट भी करती है। ह्यूमिलिएशन इज राहु। ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती करना। मार्स राहु है, तो फिजिकली ह्यूमिलिएशन हो सकती है। जुपिटर राहु है, तो एक आपकी वैल्यू पे, आपकी एक तरीके से इज्जत पे बात आ सकती है, आपको भरे बाजार में कुछ बोला जा सकता है। मून राहु है, कोई बहुत बड़ा ब्लेम के थ्रू ह्यूमिलिएशन हो सकती है। अब जिस प्लेनेट के साथ राहु होता है ना, उस प्लेनेट के साथ इंसान को हमेशा जो है ना, कभी मोह नहीं रखना चाहिए। लेकिन विडंबना देखो, सबसे ज्यादा इंसान उसी चीज को लेकर चिंतित रहेगा, और मिल भी जाएगी, फिर भी उसको वो चीज इन द एंड प्रॉब्लम ही देके जाती है। दैट इज राहु। अब पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज है आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग दैट इज आउट ऑफ द योर अप्रोच, आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी चीज करनी जो करंटली जो सिनेरियो है उसके बाहर जाके कुछ काम करना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग या कुछ परिवार के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा काम करना चाह रहे होते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो राहु है, वो परफेक्ट राहु है, बहुत बढ़िया राहु। इसीलिए बोला जाता है राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन कंट्री। यानी चाहे वो आउट ऑफ द बॉक्स हो, चाहे वो आउट ऑफ द कंट्री हो। यानी कि आप अपने बॉक्स से, आप अपने एक कंफर्ट जोन से, आप अपने एक एरिया से जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आप ही की वाणी बोली जा रही है, आप जैसे लोग रह रहे हैं, आप उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, किसी नई जगह जा रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल एलियन। दैट इज राहु। अब सैटर्न जो था वो फोकस था,
सैटर्न इज फोकस, किसी चीज पे फोकस करके उस पर मेहनत कर। राहु इज प्रगाढ़ फोकस। राहु ऑब्जर्वेशन है, और राहु ये देखना है, पहले पूरा प्लान बनाना किसी चीज का, हमेशा बैकअप रखना, ये भी एक पॉजिटिव राहु है। हर चीज को एक माइंड में रखना, हर चीज का सोच विचार करके रखना कि ये है क्या, उसकी पिक्चर देखनी। राहु क्या वास्ट पिक्चर है, किसी चीज की एक बड़ी पिक्चर को इमेजिन करना। लोगों को लगना चाहिए भाई ये तो कुछ और कर रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो पूरी एक सिनेरियो वो सिर्फ आपके माइंड के अंदर है। वो एक पॉजिटिव राहु वाला इंसान कर जिसकी थिंकिंग जो है बहुत लंबी हो, एक दूरदर्शिता, एक पॉजिटिव राहु, दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना इज राहु। या पहले पूरे के पूरे इमेजिन को, पूरे के पूरे सिनेरियो को स्टडी कर लेना, देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करना करने वाला है, वो राहु। अब जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, तो अर्जुन ने पहला सवाल क्या किया कि हे माधव, मेरे रथ को बिल्कुल बीच में ले जाओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा युद्ध किनके साथ है और मेरे साथ कौन है। तो पहले उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को क्या किया, ऑब्जर्व किया। राहु क्या है, राहु ना भ्रम है, इल्यूजन है। राहु पर्दा है, पर्दा जो हमारे कमरे में, पर्दे का काम करता है किसी चीज को ढक देना, किसी चीज को ढक देना। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है, राहु। क्या करता है, उसको ढक देता है। ज्ञान को ग्रहण कौन लगाता है, अज्ञान। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो ज्ञान है वो अज्ञानता से ढका हुआ है, और उसी से लोग मोहित हो रहे हैं। मतलब जब आप किसी चीज को लेकर बहुत डर रहे होते ना, ऐसा ना हो जाए यार वहां जाएंगे ऐसा, तो आप जाके पता करते हो, चार लोगों से पूछते हो, तो लोग जाके खुद से जाके कुछ नॉलेज, अरे हम फालतू में डर रहे थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, आराम से हो गई ये चीज, हम इतना हमने हवा बना रखा था माइंड में। वो जो माइंड में हवा है ना, वो राहु है, वो ढकना। इसीलिए वो जो मेटाफर है ना कि ग्रहण लगा देना, मतलब उस ज्ञान को ढक देना किस चीज से, इल्यूजन से। माइंड के अंदर वो इल्यूजन बन जाना राहु। हालांकि वो कुछ, राहु धुआं है, फॉग है, क्योंकि धुएं के अंदर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती। वो क्लियर पिक्चर पूरी सामने वाले के सामने ना आना ही राहु है। ये है एक्चुअल में पॉजिटिव। उसको यूज भी किया जा सकता है मीडिया के थ्रू। बात कुछ और होती है, बताई कुछ और जाती है, कमियों को छुपा लिया जाता है, छोटी सी अचीवमेंट को बड़ा बना के दिखा दिया जाता है, और बड़े फेलियर को छोटी सी बात बोल के दबा दिया जाता है। सिर्फ एक प्लेनेट ऐसा है जो आपकी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को ऐसे बदल सकता है और ऐसे दोबारा से ला सकता है, रातों रात, राहु। सिर्फ एक मीडिया की एक न्यूज, एकदम से किसी को फेम मिल गया। क्या प्लेनेट, सन, राहु, और एकदम से नीचे भी आ गया। और जिन लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत जल्दी फेम मिल जाता है सोशल मीडिया पे किसी वजह से, कुछ कॉन्स्पिरेसी से, 3-4 दिन बाद कोई नया आ जाता, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा होता। ये काम राहु का है, एकदम से कुछ करना और एकदम से वापस भी ले आना। राहु जो है वो ऐसी अप्रोच को फॉलो करना है जो आमतौर पे नहीं की जाती, नॉन कन्वेंशनल अप्रोच। चाहे वो मार्केटिंग के अंदर ही क्यों ना। आमतौर पे मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको बता रहे हो, आपने किसी ने पर्चे बांट दिए, बिल बोर्ड लगा दिए। लेकिन आजकल आपने देखा कंपनी जो कोई नया तरीका ढूंढ लेती है मार्केटिंग करने का, वो कोई नया ही तरीका ढूंढ लेना, वो राहु। यार ये कुछ नया ही कर दिया आज, कुछ नया ही ऊट पटांग सा कर दिया, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स कर देना, ये पॉजिटिव राहु। आज से 20 साल पहले, ज्यादा नहीं, 15 भी पकड़ लो, किसी ने सोचा था कोई ऐसी जूम जैसी कोई चीज आएगी जिसमें क्लास में लोग बैठ के पढ़ेंगे, सब कुछ वो होगा? नहीं, कोई नई चीज आ गई। हो सकता है 20 साल बाद कोई और ही चीज हो। वो जो अपग्रेडेशन है वो एक पॉजिटिव राहु है, किसी चीज का अपग्रेड होना, अपने आप का अपग्रेड होना, अच्छा मोबाइल रखना, अच्छी गैजेट्स रखने, अपने थॉट्स को अपग्रेड करना, इस पॉजिटिव राहु। डिस्कार्ड द लोअर वन, ना सॉरी, डेवलप ए हाई टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, पॉजिटिव राहु। अपडेट करना, आपका फोन मोबाइल अपडेट होता है, विंडोज अपडेट होती है, कोई क्वेश्चन लेके आया मार्केटिंग को लेके, या कोई कुछ भी ऐसा लेके आया कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही, अब आपको ना इस चीज से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आपको ये चीज अपग्रेड करनी पड़ेगी। वो अपग्रेडेशन जो है, दैट इज राहु। नोइंग द अननोन इज राहु। दिखना, अब दिखना क्या, प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन चल रही है, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से आपके साथ कर रहा हूं, आप कैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपनी चीज को सामने वाले के सामने आप कैसे रख रहे हो, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर तो मैं आपको कहूं कि क्या बोलते हैं, कुक्ड पोटैटोज विद फलानी चीज विद टर्म एंड क्या बोलते हैं, सॉस, आपको क्या पता नहीं क्या बढ़िया सी चीज, और मैं कहूँ समोसा खाओगे इमली की चटनी के साथ, तो वो जो एक चीज को कुछ ऐसा बता देना यार, जैसे क्या ही बता रहे हैं, और बाद में पता चले तो बड़ा पाव ले आया।
ये फर्क है। मतलब वो चीज दिखानी जो नहीं है। तो जो आप सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को देख रहे होते हो, इंस्टाग्राम पे उनकी जो लाइफ देख रहे होते हो, जो फेकनेस है वो रहा, वो जो जितना ज्यादा दिखा रहा होता है ना, उतना ही ज्यादा फेक होता है। और जो एक्चुअल में सत्य होता है उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। संत महात्माओं को कभी जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन्होंने उनके तरफ उनके पास पहुंचना होता है वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं, उनका मूड इतना स्ट्रांग होता है। नेगेटिव राहु वाला फटाफट जो है वो नीचे भी आ जाता है। लेकिन पॉजिटिव केतु बातें, देखो, राहु जो है ना वो झूठ है, लाई, जो नहीं है वो होना। अब तीन तरीके के झूठ होते हैं। पहला झूठ, दूसरा बड़ा झूठ, और तीसरा होता है डेटा फैक्ट्स एंड फिगर। ये भी झूठ होता है, वैसे है ये भी राहु, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर राहु है, लेकिन ये झूठ है। जो आपको कंपनी सबसे ज्यादा, देखो हमारे इतने परसेंट ये है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, आप मानते हैं 10 में से इतने लोग ऐसे, वो जो डेटा बता रहे हैं ना वो झूठ बता रहे हैं, सत्य नहीं होता। हमारा साबुन मारे 99% कीटाणु, क्यों बाकी के 1% को आप रीजनरेशन के लिए छोड़ देते हो? वो जो डेटा का यूज करते हैं, वो जो फिगर्स का यूज करते हैं, वो राहु का यूज कर रहे हैं, और वो भ्रम में डालने के लिए कर रहे हैं, ताकि अपनी बात को लॉजिकली बता सके। लॉजिकली सही बता के फैक्चुअली करेक्ट किया जाए, वो राहु। अब आ जाते हैं लास्ट प्लेनेट। अब जो मैं अब आपको इसके कारक तत्व बताने जा रहा हूं, आप इसको सभी को लिखिए, आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ना एक काम कीजिए, इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड करना। अब 10 मिनट में इसको हम कंक्लूड कर देंगे, सिर्फ 10 मिनट। एक साइड ए, एक साइड बी। और जब मैं कहूंगा इसको ए की साइड लिख लो, तो आप उस कारक तत्व को ए वाली साइड लिख लेना, बाकी को आप बी में लिख लेना। हालांकि दोनों सेम है, बाद में मर्ज कर लेना, लेकिन अभी के लिए कुछ समझाने के लिए मैं आपको ए में लिखवा रहा हूँ। बात दोनों की सेम है। ए में लिखिए, चलो पहले बी में लिखो। केतु जब भी माइंड में आए, केतु का मतलब होता है नियत, मोटिव या इंटेंशंस। जब भी किसी प्लेनेट या कुंडली में कहीं पे भी आपको केतु के साथ काम लेना पड़ेगा ना, तो आपको वहां पे अपनी नियत पे फोकस करना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग, अपनी डेटा, अपना कुछ काम नहीं आएगा वहां, सिर्फ नियत काम आएगा। क्योंकि केतु आपके अंदर का वो वाई है, वाई, WHY। When the why is clear, how is easy। वो क्यों करनी है चीज, उसके पीछे की वजह क्या है। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, क्यों सीखनी है? पैसा कमाना, वजह क्लियर नहीं, दूसरों को, या हमारी ड्यूटी लगी है, हो सकता है ईश्वर ने चुना हो इसीलिए कर। वाई क्लियर है, गो हैड। जब भी वाई क्लियर नहीं होगा, वो काम बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए ब्लॉक हो जाने का जो कारक है ना, वो भी केतु है। ब्लॉक या कट हो जाना, सैटर्न केतु, कोई भी काम करने चलते हैं काम बंद हो जाता है। सैटर्न राहु क्या कहेगा, यार काम करने चलते हैं, बहुत टॉप पे जाता, टॉप पे जाता 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 डील होने वाली होती है तभी बंद हो जाता है। सैटर्न राहु नेगेटिवली काम कर रहे हैं, सैटर्न केतु करने जाते हैं, हो ही नहीं पाता यार। आप ना, आपको इस लेवल पे जाना कि आपको सामने वाले को सोल्यूशन देने के लिए कुंडली की जरूरत ना पड़े। आप बातों से उसके ग्रहों को जज कर लोगे, विद इन 10 मिनट्स आप लिख के बता दोगे ये तुम्हारी कुंडली है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, होगा। रिसेंटली हम वृंदावन गए और परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, तो एक व्यक्ति आया, तो उसने कुछ सिम्टम्स बताए कि भी ऐसे ऐसे ऐसे। एस्ट्रोलॉजर्स ही थे एक दो, इनके चार्ट के अंदर सैटर्न राहु होना चाहिए, इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लो। जैसी डेट ऑफ बर्थ निकाली, 11th हाउस में सैटर्न राहु। बोले सर आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला, तो जब भी कोई काम करने जाता हूँ प्रॉब्लम आ जाती है, होने वाला होता है कि दिक्कत आ जाती है, हमेशा डर लगा रहता है कि काम को कोई प्रॉब्लम। डर कौन? राहु। और डर किस में चला गया? सैटर्न में चला गया, काम को लेकर लगा रहता है। अब आ जाते हैं वापस केतु पे। केतु क्या था? आपकी नियत, आपका मोटिव, आपका वाई। केतु सोल्यूशन भी है, ये बी में लिखना आप। देखिए, सोल्यूशन के लिए यहाँ पे सूर्य और केतु दोनों के लिया गया। मेडिकल लाइन के लिए भी सूर्य और केतु दोनों के लिया गया। केतु को स्पेशली हीलिंग के लिए लिया गया, हील के लिए। अब किसी डॉक्टर के चार्ट के अंदर वीनस केतु हो ना, ट्राइन के अंदर या एक ही हाउस में, तो उसके द्वारा लिखी गई वो दवाई सामने वाले के लिए मृत संजीवनी का काम करे। अब केतु यहाँ पे हीलिंग है, और केतु यहाँ पे कंसल्टेंसी। अब एक होती है कंसल्टेंसी, उपाय देना, और सूर्य इज उपाय देना, केतु इज कंसल्टेंसी, सोल्यूशन प्रोवाइड। क्योंकि सोल्यूशन का हाउस कौन सा? 5th हाउस। और 5th हाउस को कौन रूल करता है नैसर्गिक चार्ट में? सूर्य। गाइडेंस जुपिटर है, लेकिन कंसल्टेंसी इज केतु। सैटर्न केतु कैन गिव यू गुड कंसल्टेंसी।
नाउ अब ए में लिखिए, केतु आर रूट्स, जड़ें, वो जो दिखाई ना दे पर काम वही करे। एक रूट जो होती है प्लांट की, जो रूट्स होती हैं, अगर आप उसमें कुछ डाल दो खत्म हो जाए, ऊपर वाला प्लांट सारा खत्म, टॉप खत्म। पर वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन काम वही कर रहा है, बैक ऑफ द स्टेज। पर्दे के पीछे काम करने वाला पर्दा राहु है, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाला पर्दा राहु क्यों है? आप मूवी किस पे देखते हो? पर्दे पे। बॉलीवुड कौन सा प्लेनेट? राहु, भ्रम, इल्यूजन, वो चीज जो दिखाई जानी जो है नहीं, साइकोलॉजिकल सबवर्जन करना। लेकिन पर्दे के पीछे वाला प्लेनेट कौन सा? वो केतु, जड़ें, वो जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो काम कर रही है, रूट्स। केतु, ये भी ए में लिखिए आप, केतु इज लेगेसी। लेगेसी, पुराना, उससे पीछा, उससे पुराना, उससे एक वैसी चीज जो शुरू से जिसको लेके चलते आ रहे हैं, जब से वो चीज शुरू हुई है उसको लेके चलना। आपने कुछ लोगों को सुना होगा ना, यार ये एम्प्लॉय जो है ना, जब से मैंने कंपनी स्टार्ट किया, जितने साल हो गए, इसको ये हमेशा साथ रहता है, इसको नहीं कभी ना इसने कंपनी छोड़ी, एक बार छोड़ी थी फिर वापस आ गया, ये हमारे साथ ही चल रहे थे। या आपको कभी ऐसे सर्वेंट्स भी मिलेंगे, कुछ भी ऐसी चीज या कोई मटेरियलिस्टिकल चीज भी मिल सकती है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, या ये हमारी पुश्तैनी है, वो भी केतु है। केतु फ्लैग है, झंडा, केतु झंडा है। अब ये इसको ए में लिखना, फ्लैग, और केतु रूट्स भी है, यानी कि वो जो झंडे का जो पोल है, जो पोल है, उसकी जो वो जड़ें हैं जिसके कारण वो पोल खड़ा है, पूरी स्ट्रॉन्ग अपनी एक बिल्ड स्ट्रेंथ के कारण, वो जड़ों के कारण खड़ा है। आपने दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो आपने देखा होगा जगह जगह ना झंडे आपको लगे, तिरंगा, मतलब बहुत ऊंचे 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 तिरंगे आपको लगे हुए दिखाई देंगे, बड़े बड़े चौक चौक पे और अलग अलग जगह पे। जितना वो स्ट्रॉन्ग पोल होगा उसकी जड़ें भी उतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। जो बिल्कुल टॉप है, जहां पे झंडा लहराया जा रहा है, वो भी केतु है, और जो जड़ें हैं वो भी केतु है। यानी कि अगर किसी इंसान को अपना झंडा बुलंद करना तो उसको अपनी जड़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर किसी पेड़ को बहुत ऊंचा जाना है तो क्या उसको ऊंचे जाने पे ज्यादा काम करना पड़ेगा? अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना पड़ेगा, जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना पड़ेगा। जिसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग, उसका राज्य स्ट्रॉन्ग। इसलिए केतु झंडा है, केतु क्राउन है, क्राउन, ताज। ताज किसके सिर पे होता है? किंग के, राजा के, सूर्य के। लेकिन उसके सिर पे पहनाने वाला ताज जो है वो सूर्य नहीं है, वो केतु है। एक झंडे की तरह वो काम करता है, क्योंकि झंडा क्या है? झंडा आइडियोलॉजी है। केतु इज आइडियोलॉजी, विचारधारा इज केतु। आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, दैट इज केतु। जब भी पुराने वक्त में युद्ध होते थे तो सैनिकों के साथ साथ जो युद्ध करने जा रहे हैं उनके साथ झंडा भी चलता था, और झंडे वाले पे कोई वार नहीं करता था, ये एक रूल रहता था ना। आप उनके झंडे वालों को मारोगे ना, आपके मारे। आज भी कोई भी स्पोर्ट्स वाला, कोई एथलीट जाता है कहीं ओलंपिक में तो अपना झंडा साथ लेके चलता है, इस देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारी विचारधारा है, इस देश से आते हैं। क्या देश जो है, जो देश जो है कोई व्यक्ति है? नहीं, वो एक विचारधारा। मैं मानता हूं मैं भारतीय हूं, आप मानते हो भारतीय, वो हमारी विचारधारा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज केतु इस देश के लिए। वाई? इस देश की जड़ें कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के पे तो चलता है। और कौन फहराता है झंडा इस देश में? सूर्य फहराता है, प्रधानमंत्री फहराता है। वो झंडा फहराना क्या है? वो ये बताना है कि ये जो एरिया है जिसको हम भारत बोलते हैं, उसकी विचारधारा ये तिरंगा है, हर देश का। वो जो तीन है ना, तीन तीन तिरंगा, तीन जो नंबर 3 है ना, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरोलॉजिकली नहीं। वो जुपिटर वैसे नहीं, जो ट्राई है, जैसे ट्रायंगल, त्रिशूल, कोना, 3 कोना, वो केतु है। और आप दुनिया के जितने मर्जी झंडे उठा के देख लीजिए, 90% आपको उसमें 3 का फंडा मिलेगा, चाहे वो 3 कलर के हो, चाहे वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो, चाहे वो किसी तरीके से उसमें 3 का पैटर्न मिलेगा। 90% झंडों, 3 कलर्स भी हो सकते हैं। वो 3 जो है ना, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इस विचारधारा, वो जब प्राइम मिनिस्टर झंडा लहरा रहा होता है वो बता रहा था ये हमारी विचारधारा है। और जब भी कोई राजा किसी दूसरे किले को जीतता था, किसी दूसरे राजा को हराता था, पहला काम वो ये करते थे कि वहां के उस पे किले पे उसका झंडा नीचे करके अपना झंडा ऊपर किया जाता। सूर्य केतु ध्वजा कीर्ति योग, जितनी ज्यादा आपके इंटेंट प्योर, जितना ज्यादा आपकी नियत अच्छी, उतनी ज्यादा आपकी कीर्ति, उतना ज्यादा आपका यश होगा, उतना ज्यादा आपका झंडा बुलंद रहेगा। इसीलिए झंडा उतार के उसका चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इस राज्य का, इस राजा का राज है। अब यहाँ पे ये विचारधारा पूरी होगी। आप जरा सोचिए, पिछले
अब एक इंडिया का ना एक जगह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंडिया की एक जगह है, उसको लाल किला बोलते हैं। पिछले 1000 सालों में वहां पे झंडे लहराए जाते हैं, जिसका जिसका भी शासन रहता है वहां पे उसका झंडा होता है। अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, मुगलों का वहां झंडा रहा। उससे पहले सुल्तान आए, सुल्तान का वहां झंडा रहा। फिर भारत सरकार आई, फिर अंग्रेज आए, उनका वहां झंडा रहा। अब भारत सरकार आई, उनका वहां झंडा रहा। वहां जगह है, एक एक ना कुआं है वहां पे। तो वहां पे कुआं कौन सा प्लान था, वो भी केतु है। डीप किसी चीज में रिसर्च करना, डीप डाउन रिसर्च कहाँ करते हो, रूट्स में जाना। वहां पे ना एक लेगेसी चलती आ रही है। विच प्लैनेट इज लेगेसी? केतु। कस्टम, एक रिवाज, रिवाज इज केतु। हमारे परिवार का रिवाज है, हमारे ये कल्चर है, कल्चर इज आल्सो केतु। तो एक लेगेसी चलती आ रही है हर 100 साल में ना। जो भी उस देश का राजा होता है, इस देश का राजा होता है, पुराने टाइम में अंग्रेज थे, इस टाइम में प्रधानमंत्री हैं, जिसकी भी पार्टी रहती है, वो एक काम करते हैं। हालांकि इस चीज को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, तो हाईलाइट करने का काम कौन से प्लैनेट का, राहु का, केतु का नहीं है। राहु इज हाईलाइट। वो एक काम करते हैं, उस कुएं के अंदर एक चीज रखी जाती है, उसको बोलते हैं टाइम कैप्सूल। आप जरा रिसर्च कीजिएगा इस चीज के ऊपर, आपको जान के हैरानी होगी कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में। तो जो प्रधानमंत्री होता है, लास्ट जो था वो इंदिरा गांधी जी ने रखा था टाइम कैप्सूल। उस टाइम कैप्सूल में क्या होता है, उस टाइम कैप्सूल में उस वक्त जो चल रहा होता है कि ऐसा राज्य था, ऐसा राजा है, ऐसा कुछ चल रहा था, उसकी सच्चाई वहां पे दफना दी जाती, दबा दी जाती, रूट्स में, ताकि आज से 100 साल 150 साल बाद जब उसको दोबारा से निकाला जाए तो देखा जाए कि पुराना शासन कैसे चलता आ रहा था और अब शासन कैसे चलता आ रहा, कौन सी चीज उसकी लेके चलनी ताकि शासन किया जा सके। अब मैंने आपको चीज लिखा है, किसी चीज को लेके चलना पुराना इस केतु। कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ इंडिया का, कितना परसेंट आपको वही कानून और वही धाराएं मिलेंगी जो अंग्रेजों की ही हैं, उसी को सरकार लेके चल रही है। कुछ बदला नहीं। जड़ें कौन सी, अंग्रेजों वाली। कानून कौन से, अंग्रेजों वाले या मुगलों वाले। कल्चर कौन सा, वही वाला। जड़ें केतु, लेगेसी केतु, वर्चस्व केतु। क्या दिखाई देती है जड़ें? नहीं, लेकिन है। ताज केतु, झंडा केतु, विचारधारा केतु, नियत केतु। लॉन्ग टर्म तक कोई चीज चलने वाली केतु। राहु शॉर्ट टर्म, केतु लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब नेचुरली लॉन्ग टर्म। राहु को भी बढ़ा के, लेकिन उसकी एक लिमिट है, केतु की कोई वो नहीं है, नेचर की कोई एंड नहीं होता। किसी पे राज करना होता तो उसकी विचारधारा को बदलना बहुत जरूरी है। चाणक्य बोलते थे कि विदेशी आक्रांताओं से अगर इस देश को बचना है तो इसकी अपनी जड़ों को संभालना पड़ेगा, अपने कल्चर को संभालना पड़ेगा, और वो अपनी जड़ों पे आपके आगे वार करेंगे, और वो कर रहे हैं। आपकी विचारधारा को बदल देंगे, फिर आप पे वो राज करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, वो तिरंगा वही है, सरकार वही है, प्राइम मिनिस्टर आए गए, राजा आए गए, आएंगे जाएंगे, सूर्य आएगा जाएगा, कौन रहेगा, सरकार रहेगी। अब आप मुझे बताओ, विच प्लैनेट इज गवर्नमेंट? जिन लोगों का केतु स्ट्रांग होता है ना, वो लोग सरकार के लिए नौकरी नहीं करते, वो सरकार होते हैं। वो लोग एक्चुअल में, आप जानते हो, पता भी होगा लेकिन मालूम मालूम जानते नहीं होंगे किसी किसी भी इंसान को, एक्चुअल में सरकार चला कोई और रहे होते हैं, दिख कोई और रहे होते हैं। हम बोलते हैं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने मेट्रो चला दी, मोदी ने बुलेट, मोदी खुद चला रहेगा जाके, टीम काम कर रही होगी, उसको भी कोई गाइड कर रहा होगा, वो भी बैक ऑफ द स्टेज, यानी कि पर्दे के पीछे कोई और कर रहा होगा, पर्दे के सामने कोई। अगर कुछ गलत काम होता है तो इसने किया है, सही काम है तो इसने किया है। वो दिख रहा है, वो सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअल में वजह कुछ और है। आप जो पेड़ पहाड़ों पे जाकर देखते हो, जो इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ जो खड़े हैं कितने ही सालों से सरकार की तरह, वो क्यों खड़े हैं? क्या उनकी पत्ते स्ट्रॉन्ग हैं या उनके रूट स्ट्रॉन्ग? इसीलिए वो खड़े हैं, क्योंकि उनकी रूट स्ट्रॉन्ग है। सरकार क्यों खड़ी है? क्योंकि उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, उसकी जड़ें हर जगह पे फैली हुई, हर जगह पे। उसकी जड़ें क्या है? उसके डिपार्टमेंट्स। सरकार के पास बोलते हैं सरकार के 100 हाथ है, सेगमेंट्स आर केतु, हिस्से, जड़ें हर जगह है गवर्नमेंट की। फाइनेंशियल सेक्टर हो, टेक्निकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एजुकेशन हो, व्हाट नॉट। और वो एकदम से तो नहीं बनी, एक ही दिन में तो नहीं बन गई, धीरे धीरे बनी। धीरे धीरे कौन बनाएगा? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप इज केतु, स्टेप्स आर केतु, कछुए की तरह, और लॉन्ग टर्म तक बनी। जब पीपल के पेड़ की जड़ बनती है तो एक ही दिन के अंदर क्या वो आपके घर के नीचे से चली जाती है? बहुत लंबी नहीं, 50 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं। और मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक काम दिया जाए कि एक
एक छोटे से पौधे को या एक पाम ट्री को भी उखाड़ना है और एक पीपल के पेड़ को उखाड़ना है, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगी? पीपल के पेड़ में। पाम तो अपने आप ही उखड़ जाएगा, जरा सी तूफान आएगा पाम अपने आप उखड़ के साइड हो जाएगा, पीपल नहीं उखड़ेगा क्योंकि उसकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग। सरकार ऐसे नहीं करती। अंग्रेजों ने जब शासन किया हमारे देश में, तो एक ही दिन में उन्होंने अपना पूरा मतलब शासन लिया था। लोग कल से भाई ब्रिटिश, धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाई, हर सेक्टर के अंदर वर्चस्व लिया। और जब वो गए तो क्या एक साल के अंदर खत्म हो गए? नहीं, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस इज केतु। धीरे धीरे एक एक करके जड़ काटी। सुभाष चंद्र बोस साहब ने अलग काम किया एक सेक्टर में, भगत सिंह जी ने अलग सेक्टर में काम किया, मदन मोहन मालवीय जी ने अलग किया, आजाद साहब ने अलग किया, वीर सावरकर ने। धीरे धीरे ठक ठक लगना पड़ा, पता नहीं कितना टाइम लगा। स्टेप बाय स्टेप इन द एंड करके वो खुद ही छोड़ के चले। अगर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा था, जब जाके उनकी नीयत खराब हो गई तो स्टेप बाय स्टेप डाउन भी आ जाता। जब नीयत खराब होती है, केतु आपको जड़ों से उखाड़ देता है, जड़ों से। राहु की रेमेडी हो सकती है, राहु का खराब हुआ हुआ वापिस आ जाता है, पैसा वापिस आ जाएगा, हेल्थ ठीक है, एक लॉस है वापिस आ सकती है, रिलेशंस भी शायद ठीक हो सकते हैं। केतु का मारा आदमी, केतु खराब हो गया ना तो वो जन्म जन्मांतर छोड़ो, आपकी आने वाली नस्लों तक को खराब कर देता है, क्योंकि केतु आपका डीएनए है, आपकी लेगेसी है, उसको खराब कर देगा। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में 70 साल तक वर्चस्व जमाया, जब नियत खराब हो गई, जड़ों से उखड़ गई, जड़ें खत्म हो गई। और अब जो पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है, जिस दिन इसकी नियत खराब होगी, उस दिन ये भी ठक 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 उखड़नी शुरू। नियत डिसाइड करती है कितने लॉन्ग टर्म के आप खिलाड़ी। राहु डिसाइड नहीं करेगा। सोच आपको कुछ ना कुछ इमीडिएटली दिला देगी, लेकिन नियत आपको और एक साफ भाव आपको लाके दे देगी। कितने ऐसे सिंगर्स आपको मिलेंगे जो एक महीने में बहुत चढ़े, बहुत उनके गाने फेमस हुए, रील्स पे चल रहे हैं, ये वो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले पुराने गाने, नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने आज भी रिमिक्स होकर लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो केतु है, वो प्योर है, प्योरिटी है केतु, रियलनेस है केतु, रियल नेचर की तरह, असली। एक तो आपने घर में तस्वीर लगा ली हरे भरे पहाड़ों की, वो राहु है, वो आप उसको एक भ्रम क्रिएट कर रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ है। वास्तु में जी आप एक काम कीजिए, आप साउथ ईस्ट के अंदर हरी तस्वीर लगा लीजिए, पैसा ही पैसा होगा। आपने वो भ्रम क्रिएट कर दिया जो वहां नहीं है। हरे माउंटेन्स, एक आप एक्चुअल हरे माउंटेन्स में बैठे हो, आप उसको एनर्जी को फील कर रहे हो। वो फील करना केतु, रियलनेस केतु, फेकनेस राहु। अभी राहु और केतु के बारे में मैंने आपको 10% भी नहीं, इतना भी नहीं डिस्कस किया। छोड़ देना इस राहु और केतु है। लास्ट चीज बता दूं, उसके बाद आपको वो जो है वो मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह सब। छोड़ देना जो है वो केतु है। किसी चीज से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, कट जाना, केतु। रिलीफ, रिलीफ हो जाना, रिलीव हो जाना, अलग हो जाना, चाहे उस चीज को दिमाग में से निकाल देना या किसी चीज से रिलीफ आ जाना, केतु है। और सबसे बड़ी रेमेडी केतु की, सबसे बड़ी रेमेडी केतु की क्या है? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज द बिगेस्ट एवर रेमेडी और माइंडसेट ऑफ केतु। तो सभी को प्रणाम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।